तो आज की क्लास में अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट यूनिट होगा। आई थिंक कि आपकी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिला हुआ है अब तक, और एग्जाम्सन के लेके बात है तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एग्जाम्सन की क्या हालात होने वाली है। एग्जाम्सन ऑलमोस्ट फरवरी में अनाउंस किया गया है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग बस लास्ट एंडिंग में पहुंच चुके हैं, तो हम लोग उसको जल्दी समाप्त कर लेंगे, है ना। तो हम लोग आज शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग हेडिंग लगा लीजिए अपने कॉपी में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके। आप लोग हेडिंग लगा लिए। देखिए अब क्या करना है हम लोगों को कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन। हम क्या कहना चाह रहे हैं नेक्स्ट वर्जन है, अपना समझिए कि अब एंड्रॉयड वर्जन मत करो यार, है ना। नेक्स्ट वर्जन है मतलब कहने का मतलब ये है मेरा दोस्त कि प्रोबेबिलिटी जो अभी तक हम लोग पढ़े हो, तो मोबाइल वाइब्रेट करने लगा था। आप लोग का कंप्लेन रहता है सर वाइब्रेट करते रहता है ना, तो सोचे कि थोड़ा ठीक कर दिया जाए। चलिए एक बात करते हैं कि अभी क्या हम लोग करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग बोले कि प्रोबेबिलिटी का ये नेक्स्ट वर्जन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि अभी तक आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रखे हैं। अपेक्षा करते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी याद होगा। भाई डिप्लोमा वाला ना याद हो के कोरोना वायरस में निकल गया, तो आपको मैट्रिक वाला एटलीस्ट जरूर याद होगा आप लोगों को, है ना। मैट्रिक में भी आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक वाला प्रोबेबिलिटी आप लोग को याद होगा। और इसके साथ साथ हम लोग इसमें ना प्रोबेबिलिटी के साथ साथ जोड़ के देखेंगे, स्टैटिक्स को भी जोड़ के देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का एक तरह से कह सकते हो कॉम्बो पैक है ना। प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिक्स का कॉम्बो पैक है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें है क्या कि कुछ प्रोबेबिलिटी आप लोगों की थोड़ी बहुत, इसमें ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आपको आती है, तो यहाँ काम चल जाएगा। और एटलीस्ट हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको बैक एंड से पकड़ के आगे बढ़े। ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम उस सब की ज़रूरत ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगी। जो आपकी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, और जो प्रोबेबिलिटी जितनी आपकी ज़रूरत पड़ेगी उतनी हम सोचते हैं कि बैक एंड से उठा ले, है ना। और आगे हम लोग स्टैटिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक कि स्टैटिक्स में दोस्त आप लोग क्या थोड़ा बहुत जानते होइएगा स्टैटिक्स के बारे में, कि स्टैटिक्स में हम लोग को जो मेन रूप से हम लोग को जानना चाहिए था वो था मीन। अब मीडियन नहीं करना है अभी हमें, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, दोस्त मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। आई थिंक कि आप इन शब्दों से परिचित होंगे, है ना। ये शब्द आपको प्रायः इससे पहले सुनने को मिला होगा। ये दोनों चीज़ आपको मैट्रिक में तो जनरली देखने को नहीं मिलता है, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि मैट्रिक में मीन, मीडियन, मोड हम पढ़ते हैं, बस उसी में उलझे हुए रहते हैं। बाकी जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, हालांकि किसी किसी जगहों पे सीबीएसई में ये चीज़ पढ़ाया जाता है ना, लेकिन आपको ऑलमोस्ट बच्चे के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे को ये चीज़ें पढ़ाया गया नहीं रहता है मैट्रिक तक। लेकिन आप डिप्लोमा अगर किए हैं तो एटलीस्ट इन चीज़ों से आप होकर गुजरे हैं। हो सके कुछ बच्चे इन चीज़ों से होकर नहीं गुजरे होंगे, और कुछ गुजरे भी हैं तो उनका रियल मीनिंग उनको पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। इनको भी हम लोग लाइटली कवर करेंगे अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, फिर लेटर ऑन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एज यूजुअल हमारा क्वेश्चन होगा कि सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप सब चैप्टर में बताते हैं कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, हम इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है।
हम लोग का यह ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में क्वेश्चन होता है सबसे पहले, ठीक है। देखिए आपको बता दिया गया कि प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम चलेंगे स्टैटिक मीन वेरिएंस। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ेंगे नहीं, पहले ये डिसाइड कर लो, है ना। अपने दिमाग में मत रखो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए वो पढ़ेंगे पहले, है ना। ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट कर दिया फिर आप हमसे ढूंढो कि सर वेरिएंस का मतलब हमको नहीं क्लियर है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब नहीं क्लियर है, फिर प्रोबेबिलिटी का एक थोड़ी बहुत, हालांकि वो चीज़ तो आपके क्लियर होंगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हम बहुत ही बेसिक सी नॉलेज लेके यहाँ से चलेंगे। सैंपल स्पेस फलना चलना दिस दैट, एक बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको एक बार रिवाइज करवा देना है हमें, है ना। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से फर्दर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह से कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन है। अच्छा अगर आपको याद होगा तो बात करते सबसे पहले कि इसका नेक्स्ट वर्जन ये है, इसका क्या आपका कहने का क्या तात्पर्य है। हिंदी में पूछिएगा सर इसका क्या तात्पर्य है, आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम ये कहना चाहते हैं दोस्त कि प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़े थे ना तब तक, उसमें ज़्यादातर मज़े लेने वाली बातें थी। डाइस उछालेंगे, छकड़ी उछालेंगे, है ना, वो सब चीज़ें जो जनरली हम खेलने में यूज करते हैं, उस चीज़ को लेके हम प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश किए थे। आई थिंक कि आप इतना ज़रूर सबको पता चल गया होगा, प्रोबेबिलिटी इज़ द गेम ऑफ चांस, है ना। प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर आपको कोई आइडिया होगा, हम इसका नेक्स्ट वर्जन कह रहे हैं तो पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ आइडिया होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम सबको इतना आइडिया ज़रूर है कि प्रोबेबिलिटी इज़ द गेम ऑफ चांस, है ना। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, चांस का गेम है। हम अपनी ज़िंदगी की तरफ अगर झांक के देखें तो आप देखो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह एक पॉसिबिलिटी पे डिपेंड है, चांस पे डिपेंड आपको दिखेगा, हर जगह चांस दिखेगा। कहाँ कहाँ आप चांस देख सकते हो, कहाँ छत के नीचे हम खड़ा है, क्या पता छत गिर जाए उसकी चांस, है ना। तो छत के नीचे आप खड़ा हो, पंखा कभी कभी चलता रहता है तो आप सब सोए रहोगे तो कभी कभी मन में आएगा कहीं गिर जाएगा तो बगल में तक हट के सो जाओगे, है ना। हट के सोते कहीं गिर गया तो, है ना। तो देयर इज आल्सो चांस, है ना। तो पंखा सेटल डाउन हो सकता है, नीचे में आ सके गिर सकता है, तो वहाँ आपको चांस दिखेंगे, है ना। आप देखो नॉर्मली आप चल रहे हो, रास्ते पर चलो, कोई गाड़ी आके टकरा जाए, वहाँ चांस। आप बैठे हो, है ना, आप बैठे बैठे रहो, आपके बारे में आप ना करें, कोई वृद्ध आदमी है भाई बैठा, उसको हार्ट अटैक आने का चांस, है ना। ठीक है दोस्त, मतलब कुल मिला के वी आर सराउंडेड बाय द चांस एंड चांस एंड चांस, है ना। सिक्योरिटी बहुत कम चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, तू पास होगा कि फेल होगा इसकी चांस, कहाँ नहीं चांस दिख रहा है। एग्जामिनेशन 15 मई को होगा कि उससे बढ़ने का चांस, है ना। देयर इज 15 मई कह रहा है भाई, 15 फरवरी, है ना, उससे भी बढ़ेगा क्या, जनवरी में अनाउंस किया था, है ना, फिर 15 फरवरी कर दिया। तो यार देखो ये सब भी क्या है, चांस है। कोई बच्चा पूछेगा कि इसका क्या चांस है कि वो ही होगा कि नहीं आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो वी आर सराउंडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ यानी लॉट ऑफ नंबर ऑफ द चांसेस। हम लोग चांसेस से घिरा हुआ, हमारे हर एक जिंदगी के हर एक स्टेप चांस से होती है ना, शुरुआत होती है। तो एक चीज़ हुआ कि हम लोग अभी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़े कि प्रोबेबिलिटी इज़ द गेम ऑफ चांस, वी स्टडी अबाउट द चांस, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसको बोल दिए हम लोग कि हम इन्हीं चांस सबको समझने की कोशिश करें, है ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि चांस है। हालांकि ये आपको पता होगा इसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि एक जुआरी है ना, लैप्लास पियरे, है ना, जिसके बारे में आप लोग नाम सुने हुएगा, है ना। तो जो वो एक जुआरी था, ताश खेलता था, है ना, और ताश खेलते खेलते वो देखो मैथमेटिक्स में ये करके चला गया कि हम लोग परेशान रहता है। बच्चों को प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा, बहुत अधिकांश बच्चे होते हैं जिसको प्रोबेबिलिटी से डर रहता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में अगर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत ही आसान चीज़ें होती है ना। लेकिन इसको जब हम उसी बात को अगर हम जो हमारे आसपास जो घटना होती है उसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डाल देते हैं तो हमको डर लगने लगता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट किताब से पढ़ना शुरू करते हैं ना, फील नहीं करते आसपास को, है ना, इसके कारण। लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चीज़ होती है। तो वो देखो खेलते खेलते क्या किए, वो चांस में बदल दिए, मतलब वो हम लोग को प्रोबेबिलिटी वाला काम कर दिए। तो आई थिंक कि प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि यह ज़रूरी है कि हमें पता चले कि आप उसी बात को देखो, अब इसी चीज़ को देखो, जो चांस जो तुम देख रहे हो आसपास, उसी चीज़ को हम लोग कभी परसेंटेज में भी बोलते हैं।
इसका क्या परसेंटेज होगा, कितना परसेंट चांस है, उसी बात को, है ना, उसी बात को। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो या तो उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 1 में कितना या 100 में कितना या 10⁻6 में कितना, जिसको बोलते हैं मिलियन, PPB पार्ट्स पर बिलियन, और एक PPM पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10⁻6 में कितना, 10⁹ में कितना, इसका मतलब था कितना, इतना में कितना चांस है उसका आने का, है ना। तो ये सब आप इसी चीज़ को रिप्रेजेंट, कितना परसेंट चांस है इसका गिरने का, तो ये सब परसेंटेज में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग की प्रोबेबिलिटी के बारे में, थोड़ी सी डिस्कस कर ले, फिर नेक्स्ट वर्जन आपको समझा रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, समझाएंगे कि ये कैसे, क्योंकि यही चीज़ आप समझोगे, क्योंकि एक्चुअल में आप देखोगे तो ज़्यादातर बच्चे को ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फीलिंग ही नहीं आई रहती है। वो करता क्या है, अच्छा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना, ऐसे ऐसे करना है, 2 रहेगा तो ऐसे फार्मूला पे सेट करके कर लेना। भाई आपको पहले ये तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ने जाओगे आप, और कैसे इसकी शुरुआत, किस तरह से जुड़ा हुआ है हमारे साथ, है ना। सबसे पहली बात ये आती है। तो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में देखो दोस्त, यहाँ हम कुछ ज़्यादा खास आपको नोट बाय नोट लिखाने नहीं जा रहे, ये चीज़ें जो पढ़ा हुआ उसको हम रफली करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको दोबारा बार बार एकदम लाइन से नहीं लिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम प्यार से सॉफ्टली चलेंगे, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़े ऑलरेडी आप बहुत सारे जानते होंगे, कुछ बच्चे को बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जुड़े रहो दोस्त, यहाँ हमें नहीं लगता कि आपको हम कुछ बोरिंग लगने देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, बाकी हम तो अगर आपको लगना होगा तो हम कितना भी कोशिश कर लेंगे, वो लगबे करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्त। प्रोबेबिलिटी गेम ऑफ चांस, ये क्या है, गेम ऑफ चांस। और ये क्यों स्टडी हम करेंगे, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय बहुत सारे चांसों से, हम लोग किसके से घिरे हुए हैं, चांसेस से घिरे हुए हैं, है ना। यहाँ तक लड़का से तो देखो तो समझ जाओ कि लड़की पटाने पर कहते कितना परसेंट चांस है, बताओ कि वो पट जाएगी, है कि नहीं। तो बात देखोगे ध्यान से, मतलब ऐसा एक मोनोपोली, आप लोग सब तो लड़के हैं ना, और लड़की भी है, तो लड़की सबका भी उद्देश्य रहता है। देखो अभी आज की लड़की भी एडवांस हो गई है ना, और पॉलिटेक्निक में आने के बाद तो थोड़ा सा और भी एडवांस हो जाती है कि नहीं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि लड़के सोचता है भाई ये चीज़ें, है ना, मोनोपोली दोनों तरफ से चलती है। दोस्तों बात करते हैं ऐसा, अभी बच के रहो सब चीज़ से, एग्जाम नज़दीक आ गया है, ठीक है। अब देखिए गेम ऑफ चांस के बारे में बात करें, दोनों के लिए बोल रहे हैं भाई, है ना, नॉट फॉर द ओनली बॉयज, ऑल्सो फॉर गर्ल्स, ठीक है दोस्त। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे गेम ऑफ चांस। तो हमें समझना है कि चांस के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से एक शब्द आया निकल के कि ऐसे ही कैसे पता चल जाएगा, तो हम लोग इसको मैथमेटिकल ढंग में लाना शुरू किए, और इसमें लाए, जब मैथमेटिकल ढंग में जब इसको लाए तो ये कुछ ऐसा निकल के हमारे पास आया क्या, कि इसमें हम लोग कहें कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी घटना अगर हो रही है हमारे पास, वो घटना हो सके तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट, कोई भी अगर जो इवेंट है हमारे एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ जो घटना जो हमें काम दिख रहा था, हम लोग उसको एक टर्मिनोलॉजी में जोड़ के लाए, उसका नाम दिए कि एक्सपेरिमेंट होगा। बात को समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ एक स्टैंडर्ड वर्ड, इसी कारण आपको समझ में नहीं आता है कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ये सब चीज़ें जब आपको क्लियर नहीं रहती है तो ये बात आपको समझ में नहीं आता है। देखिए एक्सपेरिमेंट, हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट जब कोई होता है उसमें हो सके एक से अधिक घटनाएं हो रही होती है। जैसे मान लीजिए एक, अगर आप क्वाइन को ही उछालिए, अगर प्रोबेबिलिटी पे आ गए हैं तो क्वाइन को अगर उछालते हैं तो वो एक आपको जो घटना दिख रहा है वो पूरी घटना को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट, और उसमें 2 घटनाएं हो सकती थी। जैसे एक जानते हैं आपकी, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें कितने घटनाएं हो सकती है, 6 घटनाएं हो सकती है, 6 घटनाएं हो सकती है मेजर प्रोबेबल। अगर एक एक घटना को देखा जाए, जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन इस एक 6 ही घटना नहीं हो सकता, इसमें हम और भी घटना बना सकते हैं। आप लोगों को 6 ही घटना हो सकता है। हम कहेंगे बताओ कि एक ऐसा भी बात किया जाए कि 2 से अधिक आने की हम एक घटना बना ले। एक घटना कैसा बना ले, 2 से अधिक नंबर आने की घटना, तो एक घटना नहीं बना क्या। तो आप ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं, उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, है ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। तो आप देखो ध्यान से कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, अच्छा उसमें बहुत सारे इवेंट्स जुड़े होते हैं। कितने, बहुत सारे इवेंट्स जुड़े होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अब हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, इसके आगे लगा देते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से सुनिए,
रैंडम इसलिए बोलते हैं, रैंडम वर्ड जब जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हम समझाना चाहते हैं कि उसमें जितने भी इवेंट होगा ना वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही से हमको पता है कि हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग नहीं कंसिडर करने जाएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट आप एडवांस में नहीं पता कर सकते कि वो आउटपुट उसका क्या होगा। ठीक है, मतलब आप है जैसे मान लीजिए अब अब मान लो कोहली सिक्का उछाला गया, कोहली को पहले से पता हेड आएगा तो मुंह बाहर पहले से बैठ लगा हेड है कि नहीं, पहले से। अब वो एडवांस से पता रहेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो स्मिथवा कहेगा बेईमानी कर लिया है कि नहीं, तो नहीं होने देंगे ऐसा। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहेंगे जब वो सिक्का उछाला गया तो उसमें किसी का साइड नहीं लिया गया। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसके आउटपुट क्या है, हेड या टेल। तो वो एक्सपेरिमेंट ऐसा कहेंगे जिसका हमको पहले से पता नहीं हो एडवांस में कि आउटकम क्या आएगा, है ना। तो उसको बोलेंगे एडवांस में हम जज नहीं कर सकते क्या आउटपुट आएगा, तो उसको इसलिए इसके आगे लगा देंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक वर्ड होता है मतलब जो कंटिन्यूअस चेंज करता हुआ रैंडमली, तो उसमें क्या है उसको पता नहीं है किसी के लिए, इसलिए उसको नाम लगा देंगे क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि कोई भी चीज़ होगा तो हम लोग वहाँ पे एक वर्ड जरूर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी बात होगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट से ही जुड़ा होगा, और यहाँ पे बात जो होगा वो किससे जुड़ा होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर दोस्त। अब बात करते हैं कि कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है, देखिए अभी ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब यूज किया जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज करेंगे तो उसमें भी ये बात सब यूज किया जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको देख ले रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो उस एक्सपेरिमेंट से जुड़े होते हैं इवेंट्स, है ना, उस जो एक्सपेरिमेंट से जुड़े होते हैं इवेंट्स। अब देखिए ध्यान से कि जैसे अगर एक कॉइन उछाले तो उसमें कितने इवेंट हुए, वो एक कॉइन उछालना एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कॉइन उछालना एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और उसमें जो दो आउटपुट हमें मिला हुए जैसे हेड और टेल, वो हमारा क्या हुआ, इवेंट हुआ। क्या हुआ, इवेंट। अब जनरली अगर हम बात करें तो इवेंट के लिए वर्ड यूज करेंगे ई, है ना, इवेंट के लिए वर्ड यूज करेंगे ई। तो अगर एक कॉइन फ्लेयर करते हैं, है ना, एक कॉइन फ्लेयर करते हो, कॉइन फ्लेयर एक्सपेरिमेंट, उसमें जो मिला हेड और टेल, तो ये आपका क्या हुआ, ये। तो हम लोग कहेंगे कि जब एक कॉइन फ्लेयर वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो हमें दो इवेंट मिल सकते हैं, हेड और टेल। वही हम बताए कि टू कॉइन जब फ्लेयर करते हैं, ये वन कॉइन था दोस्त, ये वन कॉइन है, ये वन कॉइन। जब दो कॉइन फ्लेयर की बात करेंगे, दो कॉइन फ्लेयर की, है ना, तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमको पता है कि जितने पॉसिबल आउटपुट रहते हैं उसके 2 के पावर 2 लिख देते हैं। आपको याद है ये चलो फॉर्मूला, अगर याद होगा तो, यानी कितने आउटपुट मिलते हैं, 4। तो हम लोग कहते हैं कि अगर दो कॉइन को एक साथ फ्लेयर किया साइमल्टेनियसली या 1 by 1 भी करें, है ना, दोनों में आउटपुट सेम आते हैं, तो हम लोग कहते हैं कितने आउटपुट आते हैं इसमें, 4 आउटपुट आते हैं। यानी हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। दोस्त बात ये है कि आप जो देख रहे हो ये क्या होंगे, ये होंगे इवेंट्स। ठीक है, क्लियर है, ये 4 इवेंट दिख रहे हैं, लेकिन दोस्त हम लोग कुछ अपने तरीके से इसमें और भी इवेंट बना सकते हैं, है ना। जैसे कि अब देखिए हेड आने की, टेल आने की आप बात कर रहे हैं, हम लोग कह सकते हेड और टेल में से कोई ना आए, है ना, एक ऐसा इवेंट बना सकते हैं, है ना, अपना मन से भी कुछ इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें और भी, तो ये 4 इवेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए इस चीज को, एक शब्द हम लोग यहाँ पे और जोड़ेंगे। अभी तो आपको इवेंट समझ में आ गया होगा, है ना। किसी भी जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अगर ताश वाला भी आप लोग खेले हुए तो 52 पत्ते होते हैं, है ना, 52 पत्ता होता है ना। गाँव से होगा तो सब खेल के भी आया होगा, बहुत बच्चे खेला हुआ रहता है ना। तो जो ताश होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, है ना। तो उसमें आप देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे इवेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे इवेंट बना सकते हैं। क्लियर है क्या। तो अभी आपको अब ताश का पत्ता को जो बांटना है ना, वो आपका एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना, और उसमें बहुत सारे इवेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट। ठीक है दोस्त, अब देखो जब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो टोटल आउटपुट आ सकता है, टोटल
आउटपुट। अब देखो क्वाइन फेंकेंगे तो उसमें कितने टोटल आउटपुट आ सकते हैं? 2। तो इस दोनों को, ये दोनों इवेंट तो है, ये दोनों इवेंट तो है, लेकिन इस पूरा जितना आउटपुट होगा, क्योंकि अपने आप में कोई इवेंट है अपने आप में, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट में आ सकता है उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। उसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। और सर आप तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाने लगे। दोस्त हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाएंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाएंगे, बस जितना हमें चाहिए ना उतना हम समझा दे रहे हो, मेरी ड्यूटी है। नहीं तो बाद में फिर आप कहोगे सर ये वाला पता नहीं चल रहा, वो नहीं पता चल रहा। हम वो चाहते ही नहीं है, किच किच नहीं चाहते ना कि आप पहले सीख लो और कहोगे भी तो पहले जाके देख लो, है ना, किच किच नहीं चाहते हैं। तो अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की, है ना, तो ये जो 2 आउटपुट आ सकता है पॉसिबल, उसको हम लोग बोले सैंपल स्पेस। क्लियर है बात? अब इसका सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4 सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने हैं? 4। तो ये भी हो गया आपका सैंपल स्पेस। ठीक है। तो अगर 3 कॉइन को उछालेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 8 सैंपल स्पेस होगा। और डाइस के बारे में बात करें तो अगर एक डाइस का तो उसमें कितने 6 सैंपल स्पेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर बात करें 2 डाइस को छोड़ने की तो कितना, 2 के पावर 6 के पावर 2 यानी 36। 2 डाइस के केस में कितना 36 सैंपल स्पेस आएगा, और 3 डाइस के केस में 216 216 सैंपल स्पेस आएंगे। ये सारे आइडिया आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? अब यहाँ तक जाने के बाद अब हम लोग यही पूछते हैं कि अब देखिए ध्यान से, ये जो एक्सपेरिमेंट होगा, इस एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट होगा, उस इवेंट में टोटल सैंपल स्पेस 2 होता है। इसमें से किसी इवेंट की होने की चांसेस, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखते हैं, और वो बेसिक आइडिया आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या जो हम लोग कहते हैं किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? NE/NS। आप सबको याद होगा, NE/NS। और NS क्या कहने का मतलब है, जब आपको अभी इधर बताए हैं कि ध्यान से देखिएगा, सैंपल स्पेस यानी इसको बोलते हैं NS का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखिए एनी क्या हुआ? एनी हुआ कि घटना, जैसे आप देखिए, आप पूछेगा किसी घटना का होने की प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए ई एक घटना हम लोग कहें, और कहें कि एक टेल, जब एक कॉइन फ्लेयर किया गया, एक सिक्का जब उछाला गया, तो उसमें कितने घटनाएं हो सकती है? 2। तो आपको कहना होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? ऑब्टेनिंग हेड ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, NE क्या होगा? ऐसा हेड आने वाला क्या वो घटना अवेलेबल है? 2 कॉइन जब एक कॉइन जब उछालते हैं तो हेड आने वाला कितने घटनाएं हैं? 1 और केवल 1, तो NE1 हो जाएगा। अच्छा, और टोटल कितना हो गया? सैंपल स्पेस क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है उस घटना में, एक्सपेरिमेंट में? 2, तो उसका होगा 2। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा हेड आने का, PE कितना हो जाएगा? 1/2। ये सब चीज़ आप कहिएगा सर ये बेसिक चीज़ें हैं, बस हमें इतनी की ज़रूरत थी। आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे जिनको ये आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भगा कर देख लेना, है ना। तो कुल मिला के ये है कि उन बच्चों के लिए जो यहाँ तक जो बेसिक जिनको चाहिए था वो मिल गया है। ठीक दोस्त, ये था प्रोबेबिलिटी जितना हमें चाहिए था। अच्छा, अगर आपको जितने भी घटनाएं हो रही है उस सारी घटनाएं की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। अगर एक एक्सपेरिमेंट में अब यहाँ जो वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या यूज करेंगे? रैंडम। अगर नहीं भी लगाते तो आप ध्यान रखना कि यहाँ जब भी बात करेंगे हम किस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए E1 E2 E3 और E4 इस तरह से En घटनाएं अगर हो रही है, तो इन सारे, तो ये सब पूरा जितना घटना हुआ सब क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस, है ना। इस एक एक घटना का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें और पूरा का सम करें, PE प्लस P2 प्लस दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरी घटना की प्रोबेबिलिटी प्लस चौथी घटना की प्रोबेबिलिटी, और इस तरीके से जब आप निकालोगे Pnth घटना की प्रोबेबिलिटी दोस्त, तो ये पूरा का सम कितना आता है? 1।
क्या बात क्लियर है ये? तो ये चीज़ें आप जान भी रहे हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी घटनाएं होती है उस सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब यहाँ तक जानने के बाद दोस्त अब ये बताएं कि इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें एडिशन थ्योरम आता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आता है, जो कि हमें यहाँ हमारे यूजफुलनेस का नहीं है, हम वो नहीं करने जाएंगे, ठीक है। हमें इसका यूज आने वाला है, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं करेंगे। लेकिन इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम आपको आती थी, आपको याद होगा कि हम लोग प्रॉब्लम करते थे क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम, सिक्का उछालने वाला, डाइस फेंकने वाला, थैला में से गेंद निकालने वाला, इसके बाद ताश के पत्ता वाला, कंचा वाला, जो कंचा है ना, गोली गोली है ना, कंचा वाला है ना। तो ये ढेर सारे प्रॉब्लम इस पे कर रखे हैं। एटलीस्ट आप इतना ये चीज़ फॉर्मूला बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का आइडिया हो जानी चाहिए थी। अगर आपको ये भी आइडिया नहीं है तो अलग से पहले प्रोबेबिलिटी का एक यूट्यूब पे सर्च मार के एक दूसरा लेक्चर देख लीजिए। मेरा लेक्चर अभी बना नहीं है क्योंकि जूनियर लोग आ रहे हैं तो फिर बनेगा, तो आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है तो कम से कम एटलीस्ट 2-3 लेक्चर प्रोबेबिलिटी का देख लीजिए। लेकिन बेसिक जितना आपको चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है, हम इससे आपका काम चला सकते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त आइए, अब आपको बोले हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम जो आप देखे थे, ये सब प्रॉब्लम हमारा प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम था, कंचा वाला, सिक्का वाला, कॉइन वाला, है ना, ये सारा प्रॉब्लम आपका बेसिक प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को देखने के बाद अगर हम बात करें दोस्त, तो हम आपको बताएं कि प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वर्जन हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दोस्त यहाँ पर जो भी हम सीखे हैं ना, वो सिर्फ मजे लेने के लिए सीखे हैं, कंचा गेंद, क्योंकि इंटरेस्ट कम जाता है इसलिए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हम इसी के लिए पढ़ रहे थे, खाली सिक्का उछालने या गोली गोली खेलने के लिए। ये मोटो नहीं था हमारा, मोटो हमारा है इंडस्ट्री, मेन मोटो हमारा इंडस्ट्री। और रियल लाइफ में जितना भी हमारी समस्या, पर्सनल जो पार्टिकुलर लेवल पर समस्या होता है, उस समस्या को सुलझाना था। कहो सर इंडस्ट्री से क्या आपका मतलब, क्या कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्री का मतलब? देखिए इंडस्ट्री का क्या मतलब है, अब आप ज़रा सोचिए कि जो इंडस्ट्री होता है वहाँ क्या बनते हैं, गुड्स बनते हैं। गुड्स मतलब होता है सामान। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपकी रिश्ता सीधा सा इंडस्ट्री से है ना, इंडस्ट्री से और हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से है। तो अब जो गुड बनने जा रहा है, जो गुड मतलब होता है सामान, जब इंडस्ट्री में बनता है, जो प्रोडक्ट होता है हमारा, तो प्रोडक्ट बनता है, तो आपका जो प्रोडक्ट सब जब पैकेट होता है, बहुत मतलब बल्ब बनता है, या फिर आपकी जो गेंद जो आती है, जो क्रिकेट खेलने वाली जो टेनिस बॉल होती है या फिर कोई भी अदर बॉल होती है, तो उसकी गेंद बनती है, तो बहुत लार्ज संख्या में बनता है दोस्त, बहुत ज़्यादा संख्या में बनता है। तो उस वैसे उतनी संख्या में जब रहता है तो उसमें जब मान लीजिए कुछ बॉल क्या होता है, डिफेक्टिव रहते हैं। तो डिफेक्टिव रहते हैं तो एक में मान लीजिए उस सब एक पैकेट वगैरह उसका पैक हो गया है, तो उसको चेक करना रहेगा कि क्या चांस है कि उसमें गलत गेंद मतलब जो गेंद है वो डिफेक्टिव है, खराब गेंद है, उसको चेक करेगा। तो उसको कैसे पता चलेगा, तो माने सबको खोल खोल के चेक करेगा, माने पैक हो गया था। अब क्या करेगा, 10 को उसमें से मंगाएगा रैंडमली, कोई उठा के लाओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट करेगा। वो क्या करेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उठा के लाओ 10 को बक्सा उसमें से। अब उसमें हजारों हजार की संख्या में बक्सा है जिसमें गेंद रखा हुआ है। अब उसमें से 10 को लेके आएगा, 10 को में से क्या करेगा, उसमें से कुछ में क्या करेगा, कुछ को उठाएगा, उसमें से निकाल के देखा एगो बक्सा में क्या वो डिफेक्टिव आया, दूसरा में क्या वो डिफेक्टिव, तीसरा में क्या वो डिफेक्टिव, 10 को में कर लेगा, है ना। अब वो पूरा को खोल के करेगा, फिर उसका क्या बढ़ जाएगा भाई, उसका देखो जब लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा, 10 पूरा को खोलवा के चेक करते रहेगा, फिर टाइम भी वेस्टिंग जाएगा। तो वो क्या करता है, 10 के ऊपर चेक किया, उसमें देखा कितना % चांसेस है, उसके लिए वो पूरे के लिए कैलकुलेट किया, है ना। तो चांस वहाँ भी तो है, इसमें इतना में इतना आने का चांसेस है, तो पूरा में कितना आने का चांसेस है, वो वहाँ से वो चीज़ें कैलकुलेट करती है। और अगर उसको ज़्यादा चांसेस नजर आ जाता है तो क्या करेगा, जीरो सबको फिर से जो डिफेक्टिव उसको हटाओ और फिर से पैक करो, नहीं तो मेरा मार्केट का क्रेडिट खराब हो जाएगा। और क्रेडिट खराब होगा तो मतलब तुम्हारा कंपनी जाएगा, है कि नहीं। तो आज एक ही हम ये आपको एक एग्जांपल ऑफ गुड्स दिए हैं। आज कितना तुम गुड्स यूज करते हो आपको पता है, कितना प्रकार के गुड्स यूज करते हो, सामान यूज करते हो, और सबकी मैन्युफैक्चरिंग एक आदमी है नहीं कि उसके लिए इतना बना कर लेते आओ। पूरे हमारे भारत में 1 अरब प्लस जनसंख्या जो हमारा है, उसके लिए उतना प्रोडक्शन समझ रहे हो कि बहुत एक बनता है। और कोई भी सामान बनता है, मैगी ले लो, जितना भी चीज़ आप खाते पीते हो, A to Z प्रोडक्शन की बात करें, सब में चलता है ये चीज़ें। प्लस में जो LIC आप देखते हो, है ना, LIC है ना, LIC आप नाम सुने हुए है ना, जीवन बीमा। अब उसमें मरने पर भी चांस बुरवा कर देख के तब LIC करता है ना। अब कि क्या एज है और कितने एज की संख्या को हमको LIC करना है, उसमें से कितने % एज का चांसेस रहता है, कितना दिन में मर जाता है, उस सब कैलकुलेट करके तब फाइनली आपको दिया क्या करता है LIC सब।
ऐसा नहीं कि पागल की तरह कर दिया, वो पूरा चांस कैलकुलेट करता है वहाँ पे। मान लो कि सेलेक्ट किया कि अच्छा इस उम्र से कोई LIC करेंगे, अब उसमें ऑब्जर्वेशन करता है कि इतना दिन में वो प्रीवियस और डाटा से देख के कि कितना % आदमी का चांसेस रहता है कि इतना से इतना दिन में मर जाएगा, है ना। तो वो पूरा चांस कैलकुलेट करके फिर LIC वाला मामला चलता है। मतलब समझो कि प्रोबेबिलिटी को कैसे जोड़ते चला गया हुआ है, उससे पूरी प्रोबेबिलिटी को जोड़ कर रखा हुआ है इससे, इंडस्ट्री से। आज कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना वायरस वाला मामला देख रहे हो दोस्त, कोरोना वायरस वाला मामला। तो क्या आप कुछ दिन पहले की बात है, हालांकि कि आप कुछ दिन पहले सुना होगा कि कुछ एनालिस्टों ने, जो डाटा एनालिस्ट होते हैं, डाटा एनालिस्ट दोस्त, ये डाटा एनालिस्ट क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि डाटा एनालिस्ट क्या होता है। कुछ नहीं, जो भी हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे डाटा होते हैं, जैसे तुम्हारे पढ़ाई एजुकेशन वाला डाटा, अभी गेम ऑफ डाटा ही चल रहा है पूरे। डाटा एनालिस्ट ऐसे नॉर्मल नहीं बनते, उसको बहुत एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ाया जाता है ना, उसे पगलाया जाता है, इसे पढ़ के, है ना। हम लोग को तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसको बहुत पढ़ना पड़ता है। अब डाटा एनालिस्ट वाला अलग से आपको पढ़ाई भी आती है। अभी क्या करता है डाटा एनालिस्ट? तुम जो नेट पे घूमते रहते हो भर दिन, है ना, क्या क्या सर्च करते रहते हो, सब तुमको पता है ना, तुमको A to Z मालूम। तुम एक दिन घूम के आओ नेट पर से और सर्च मार लो मित्रा पर, ये कोट, ये वाला जो पहने हुए कोट मार लो, अगला दिन से जहाँ जहाँ तुम घूमोगे हर जगह उसका प्रचार दिखना शुरू होता है। वो अपने आप नहीं होता है, वो डाटा एनालिस्ट का ही गेम होता है, वो डाटा एनालिस्ट ही करता है सारा चीज़ें। जो आप समझ रहे हो, ये सब प्रोबेबिलिटी का सब देन है, सब पढ़ना पड़ेगा अगर डाटा एनालिस्ट बन रहे हो। अलग आपको नहीं आई, आपको तो बस डिप्लोमा कंप्लीट करने से मतलब रहता है। तो इंजीनियर बनने के व्यू से अगर जाओगे तो सही से जब समझोगे तब ये पता चलेगा अच्छे से, है ना। तो डाटा एनालिस्ट आप गौर से, अभी तक आपको बता दिए ना, आप गौर से देखना, जहाँ भी घूम जाओगे ना, घूम के एक बार आ जाओगे, किसी चीज़ को सर्च मार के, कोई प्रोडक्ट सर्च मार के आ जाओगे, तो आप जहाँ भी जाओगे ना घूमने, हाँ, आपको ऐड वहाँ पर आपको उसका मिलेगा। तो आपका पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन होता है ना कि आप कहाँ घूमते हो और कहाँ से कहाँ क्या करते हो, पूरा डाटा जितना भी होता है वो सब जमा करके उस पर एनालिसिस करके कि कस्टमर क्या चाहता है पूरा जांच लेता है और उसके रिगार्डिंग आपको देते रहता है प्रोडक्ट का रिव्यू सब। तो वो सब हम हमारी जो दुनिया है गेम ऑफ डाटा ही है ना, गेम ऑफ डाटा से पूरा घिरा हुआ है। हो सके आपकी पढ़ाई का इन्फॉर्मेशन हो सके आपके खेलने का एक्सपीरियंस या जो भी क्रिकेट चल रहा है गेम, उसका डाटा का इन्फॉर्मेशन हो, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन का ही तो गेम है। तो कुल मिला के हम ये कह रहे थे आपको कि डाटा एनालिस्ट जो होता है वो डाटा पे बहुत सारे काम करता था। हम आपको समझा रहे थे कि कुछ दिन पहले कोरोना वाला जो मामला हुआ था, उस मामला में क्या कहा था कि वो बता दिया था कि इंडिया में अगर यही हालात रहा तो तंगा दिन के बाद जितने भी आदमी हैं सारे आदमी लगभग संक्रमित हो जाएगा, या फिर इंडिया में इतना पॉपुलेशन संक्रमित होगा। तो वो क्या किया, सबके घरे घरे जाकर टेस्ट ट्यूब लगा देखा कि इसका पड़ोसी के घर से सट ले तो इसको जल्दी हो जाएगा। ऐसा तो कुछ किया नहीं। वो क्या करता है, कुछ डाटा पे प्रोबेबिलिटी देखता है और उस प्रोबेबिलिटी को पूरे से रिलेट करके चांसेस देखता है कि इतना में इतना होने के चांसेस है, तो पूरे में कितना होने के चांसेस है, वो कैलकुलेट करता है। दिस ऑल आर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सारा चीज वो जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का गेम सब है। और एक्चुअल में वो जो बोलता है वो बात हमें इसलिए भी समझ में नहीं आती है क्योंकि ये लेवल तो हमारी रहती नहीं, हमारी लेवल तो कंचा वाला रहती है, सिक्का उछालने वाला कंचा वाला, उसी में हम लिपटा गए रहते हैं। हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम से तो जुड़ते ही नहीं, इसके कारण हमको पता नहीं रहता। ठीक है दोस्त, तो अभी आपको ये मतलब पता चल गया होगा कि जो नेक्स्ट वर्जन हम क्यों बोल रहे थे, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी कंचा में हम लोग बिता दिए और क्या कहते हैं सिक्का उछालने में बिता दिए। लेकिन अब जो भी बात आएंगी ना वो हमारे ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी जो भी हम बात करेंगे उस सबसे हमारी रियल लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम को आसान करने के रिगार्डिंग होगा। तो इसीलिए बोले इसका नेक्स्ट वर्जन है। और ये नेक्स्ट वर्जन है जिसमें आपकी सोच जो चाहिए होगी ना, ये एकदम लिमिटेड सोच से जब पढ़ोगे तो सिर्फ सवाल करने आएगा, आपको फील ही नहीं आएगा कि क्या है, अच्छा ऐसा वाला रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, वही फीलिंग केवल आएगा। अगर आपकी लिमिटेड सोच, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वाइडली सोचना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा बढ़ा के सोचना पड़ेगा। अब ज़्यादा बढ़ा मतलब बड़ा नहीं करना, मतलब सोच को थोड़ा ऊपर रखो, स्टैंडर्ड थोड़ा बनाओ कि अच्छा हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होगा उसके रिगार्डिंग अप्रोच करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। क्लियर? ऐसा माइंडसेट बनाना है हमें। दोस्त अब बात ये आती है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका लफड़ा बोले कि दोनों का जुड़ा हुआ मिक्सिंग रूप में आएगा। ये क्या बोल दिए हम कि भाई आप प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आप बोल गए? दोस्त समझने की कोशिश कीजिए इसको। अब हम
चाहेंगे कि इसको इरेज कर दें थोड़ा सा, ताकि आपको हम मामला समझाएं कि अभी नेक्स्ट वर्जन कैसे है आपको समझ में आया। क्योंकि हम इसलिए नेक्स्ट वर्जन बोले क्योंकि यहाँ पे हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को बहुत कम, जो नॉर्मल मजे लेने के लिए जो अप्रोच होते हैं उसके ज़्यादा अपनाए थे। अब जो अप्रोच करेंगे वो हमारे इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच जो होगी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये आएगा। और जो रियल में हमारे जो रियल लाइफ जो समस्या सच में आती है, जैसे कोरोना वायरस वाला मामला, उस सब में कैसे संक्रमण होगा, कितना दिन में ग्राफ कैसे बढ़ेगा, उस सब के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होता है उस सब को डील करने वाला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब दोस्त चलिए इसके आगे अगर हम बात करें कि दोनों का रिश्ता कैसे है। टाइम कितना हो गया हो, चलिए ठीक है हो, देखिए ध्यान से इस दोनों का रिश्ता कैसे है सो समझिए। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। आप हमको ये बताइए, आप ये निकालते कहां थे? आप स्टैटिक्स में निकालते थे। स्टैटिक्स था क्या? स्टैटिक्स था डाटा का एनालिसिस, डाटा पे ऑपरेशन, जिससे मतलब बहुत सारा जो डाटा होता था, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे एग्जाम्सन का हो, या कोई भी डाटा रहता था, उस डाटा पे हमारी क्या होते स्टडी, और उसको उस पर आसानी तरीके से कैलकुलेशन का अप्रोच होता था स्टैटिक्स, ताकि उसको अच्छे से डील कर सके। यही तो था स्टैटिक्स। अब उसमें डाटा पर जब हम उसको क्या करते थे, डाटा को अच्छे से स्टडी करने, बहुत सारा डाटा रहता था, उस डाटा को अरेंज करने का वे, या फिर कह सकते उस पर कैलकुलेशन करके उसको समझाने का वे, ये होता था स्टैटिक्स। और उसके क्रम में हम निकालते थे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा ये क्या होता है उसकी चिंता आप ना करो, ये करते थे हम। क्लियर? अब बात करते हैं, सुनिए, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो मान लीजिए कि आप जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात कीजिएगा तो नाम से समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है, बांटना। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, एक से अधिक प्रोबेबिलिटी हमको दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी बटाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बटाया हुआ है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी, अब जो हमारे पास जो डाटा रहेगा वो किसका डाटा रहेगा? प्रोबेबिलिटी, 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 इसका डाटा रहेगा हमारे पास। बात समझ आ रही? हमारे पास प्रोबेबिलिटी, 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 प्रोबेबिलिटी का डाटा रहेगा। अब जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का डाटा रहेगा, बहुत सारा डाटा, प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, ऐसे घटनाओं का प्रोबेबिलिटी का डाटा, उस डाटा पर, तब हमारे लिए डाटा हो गया। इस डाटा पर हम स्टैटिक्स का गेम नहीं खेल सकते हैं। स्टैटिक्स कहाँ खेलते थे? डाटा पर। जहां भी डाटा है वहां स्टैटिक्स है। जहां भी डाटा है, डाटा मतलब जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे मार्क्स का, आपकी बहुत सारे स्टूडेंट है उसका मार्क्स हो गया है ना, जैसे क्रिकेट का स्कोर का ये हो गया, सब डाटा है। तभी तो क्रिकेट में दिखाते रहता है ग्राफ से, हिस्टोग्राम, कुछ कर दिखा देगा कि इतना ओवर में इतना रन बना, उसको क्या स्टैटिक्स ही है ना। तो जहां भी डाटा है वहां स्टैटिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी, जब ये बहुत सारे जब प्रोबेबिलिटी हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी का क्या हुआ? डाटा हुआ, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बहुत सारा प्रोबेबिलिटी मतलब उसका डाटा हुआ। अब इस डाटा पे हमको फिर से हम गेम खेल सकते हैं, किसका? जो स्टैटिक्स में जो गेम होता था, यानी मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब आने वाला है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, आप सोचोगे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे आ गया, मीन वाला बात कैसे आ गया, तो पढ़े थे स्टैटिक्स में। हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि स्टैटिक्स गेम होता है डाटा का, और डाटा पर आप मीन, वेरिएंस जैसे काम कर सकते हैं। और चूंकि प्रोबेबिलिटी जब आएगा तो यहाँ बहुत सारी प्रोबेबिलिटी की बात होंगी, तो प्रोबेबिलिटी भी हमारे एक तरह डाटा हो जाएगा। और जब ये डाटा हो जाएगा तो इस पर हम अप्लाई कर पाएंगे क्या? जो स्टैटिक्स वाला जो रूल होता है वो अप्लाई कर पाएंगे। क्या बात ये क्लियर है दोस्त? ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग क्यों इस पे, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना है। देखो अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत डिटेल मीनिंग हम नहीं जाने, लेकिन इतना हम समझ गए कि इसके रिश्ता इससे कैसे हो गया। अब ये सब आपको आएगा, पढ़ना कुछ नहीं है, आपको यही आएगा। बायनोमियल थ्योरम में मीन निकालने का फॉर्मूला, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में, बायनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल, और तीनों में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, इसी की बात चर्चा होगी। तो फिर आपको वहाँ पर अच्छा कर मीन, वेरिएंस, ये सब कथी पढ़ा रहा है, कुछ खाली तरीका बता दिया तो वो आइडिया नहीं लगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि चूंकि प्रोबेबिलिटी एक डाटा है, तो डाटा पे तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ आएंगी। तो वहाँ आप एकदम तैयार रहिए कि मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे टर्मिनोलॉजी हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्त, अब अगला बात आती है कि मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन से आप क्या समझते हो?
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है कि ये सब टर्म तो आएगा लेकिन आप पढ़ भी रखे हो, है ना, तो इससे क्या समझते हो। तो हम लोग बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे नहीं जाएंगे करने के लेके कि आपको अलग से मीन निकालने का 3-4 मेथड जो पढ़े थे, आप 3 मेथड पढ़े थे, वो सारे मेथड से बताने के लिए बस नॉर्मल चलते हैं, ठीक है। उतना ही ज़रूरत भी पड़ेगी, है ना, उतना ही ज़रूरत पड़ेगी, तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं मीन की। मीन कहो सर पूरा को जोड़ लीजिए और जितना उसे डिवाइड कर लीजिए, है ना, सबका यही हुआ। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल, समेशन ऑफ ऑल बाय नंबर ऑफ डाटा। नहीं अभी हाँ, अभी आगे चल के बताएंगे, उसी एक्सपेक्टेड मीन भी कहेंगे, आगे चल के बताते हैं एक्सपेक्टेड मीन का क्या मतलब होता है। FI है ना, बोलते हैं आगे चल के बताते हैं। वहाँ वो एक्सपेक्टेड मीन जो आएगा ना, एक्सपेक्टेड मीन वो आज चलेगा कहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो मीन आएगा टर्मिनोलॉजी, हम आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें। समेशन ऑफ ऑल नंबर ऑफ डाटा, इस सबको पता है। और एक जब हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी वाला में, तो आप सबको याद होगा सिग्मा FI बता, सिग्मा FI या इसी को बोलते थे सिग्मा FI/N, नहीं यही बोलते थे, FI को हम लोग बोलते थे N, यही था फॉर्मूला आपके पास, I = 1 to N, I = 1 to N, ये तरीका था हमारे पास मीन निकालने का। लेकिन मामला ये आती है कि मीन क्यों निकालते हैं हम, मामला ये आती है कि मीन निकालते क्यों हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड टू कैलकुलेट मीन। हम लोग मज़े लेने के लिए पूरा जोर देते हैं, पूरा सा भाग दे, मज़ा आया भाई, चलो कैसा करना है, मीन निकालने के लिए कर रहे हैं। मीन से आप निकालते क्यों हो, ज़रा सोचो, रियल लाइफ प्रॉब्लम से सोच के देखो कि मीन क्यों निकाला जाएगा। मीन निकालने की वजह क्या होती है, मीन क्यों निकालोगे, हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उसका हम मीन निकालेंगे, जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर रहे हैं, क्या रीजन है उसको करने का। सब पढ़ा हुआ मीन, अभी तक जितना है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मीन नहीं पढ़ा होगा, अभी तक सब पढ़ा है। आज तक उससे पूछ के देखो तो हमको लगता है 5% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि मीन हम निकालने क्यों जाएंगे। सबको पता है कि मीन ऐसे निकालते हैं ना, क्यों निकालना है पता नहीं, कोई रीजन ही मालूम नहीं है। चलिए अब वही बोले 5% ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि मीन कैसे निकालते हैं, है ना, और क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो 100% बच्चा को पता है, सबको जोड़ के डिवाइड करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि क्यों निकालना जरूरी पड़ जाता है, आगे करता क्यों। मान लीजिए कि आपके कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ, सबके जितना अपना अपना कॉलेज में सोच लो, तुम मान लो कि एक जाके एक पर्सन आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछ ले कि आपके कॉलेज का क्या रिजल्ट रहा है, तो बताएगा क्या, बैठिए आराम से, पानी चाय मंगवाते हैं, है कि नहीं, और बात कहेगा क्या, देखिए मुन्नी का 75% है ना, असीला का 74%, रीना का 72%, टीना का इतना परसेंट, मुन्नू का इतना, सुन्नू का इतना। अब वो 2 दिन तक वो अपने कॉलेज का रिजल्ट उसको बताते रहेगा, यही करेगा क्या आपके प्रिंसिपल, यही करेगा, 2 दिन तक बताते रहेगा। चलो एक एग्जाम्पल, ये पहला प्रॉब्लम, ये आपकी लाइफ की पहला प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम सुनो, आप लोग जहां भी हो, आपको कहा गया कि चलो आओ भाई बच्चों, चलो हम लोग बहुत दिन ऑनलाइन खेले, एक दिन ऑफलाइन सेमिनार रखते हैं, आप जहां से भी हो आप मेरे यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब जहां से भी हो, कोई पटना से, कोई जहां से भी हो, यूपी से, कहीं से बच्चे आ रहे हैं। और जब वो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, अब उनसे आने के बाद हम एक क्लास में बैठने का सेमिनार में एक क्वेश्चन करते हैं कि बाबू आप एक बताओ कि आप कितने स्पीड से आए, तो कहेगा सर पहले आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए, है ना, तसल्ली रख लीजिए, क्योंकि हमें 4 दिन तक सुनाने वाले हैं, है ना, कि देखिए जब हम शुरू किए चलना ना सर, तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, है ना। जब 4 कदम चले तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, फिर चले कुछ दूर 2 किलोमीटर चले, तो फिर 8 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, सर हम तो 180 किलोमीटर से फिर चलाए, फिर सर एक आदमी आ गया तो फिर बीच में खाना पीना भी खाया सर, है ना। अब बताओ हम तुमसे पूछे ये, तो तुम 4 दिन तक हमको बैठा कर ये बताते रहो कि हम किस रफ्तार से आए, नहीं। दूसरी दर्द देखो कैसा हो रहा है। पहला दर्द आपको मार्क्स वाला में दिख गया, दूसरा दर्द देखो ऐसे हो रहा। सपोज दैट एक आदमी जा रहा है, उसको उबड़ खाबड़ कहीं गड्ढा ऊपर नीचा मिल रहा है, ठीक है, गड्ढा ऊपर नीचा मिल रहा है,
तो आप बताओ, जरा सोचो इस चीज को कि आपसे पूछा जाए उस आदमी से कि बताओ कि तुमको रास्ते में कि गड्ढा क्या किस तरह का गड्ढा रहा है, तो कहेगा देखिए पहला कदम रखे तो 2 मीटर का गड्ढा था, फिर दूसरा कदम रखे तो गड्ढा नहीं था, फिर तीसरा कदम रखे तो फिर प्लेन था, और चौथा कदम रखे तो फिर 10 मीटर का गड्ढा था। अब वो ऐसे करके 4 दिन तक बताते रहेगा क्या? बात समझ, देखिए आपको समझना है कि दर्द कहाँ हो रहा था, हम क्यों ऐसे टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं, क्यों लाते हैं हम ऐसा शब्द, समझिए इस चीज को। आप इस चीज को फील कर पा रहे होगे कि किस तरह से बढ़ रहा है। चलो एक बात कम करते हैं, 3 लड़का है, चुन्नू मुन्नू है ना, सुन्नू है ना, चुन्नू मुन्नू और सोनू है ना, चुन्नू मुन्नू और सोनू, 3 लड़का है, ठीक है। अब 3 लड़का है और देखो गौर से सीखो, ये चीज़ हमें बात बनते हैं कि यही कारण है कि खाली आप सिर्फ मीन निकालना सीख के रह जाते हो, अब वो पता नहीं होता कि क्यों। इसलिए स्टैटिक्स इतनी मज़ेदार चीज़ है जो बहुत ही आसान होती है, जो कि बच्चे को मतलब सिर्फ करना सीख के रह जाता है, तो ये बच्चे का आसान लगता है क्योंकि काम करना आसान होता है, लेकिन रियल मीनिंग नहीं पता रहता है। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ये चुन्नू मुन्नू और सोनू जो है तीनों भाई है। अब इसका भाई है भाई, तो तीनों भाई है तो इसका बाप भी होगा, है ना। आइए इसका बाप बना देते हैं ना, इंटरनेशनल इसका एक बाप है ना। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों बेटा कमाता है, लेकिन इसमें से देखिए ये वो नालायक है, तीनों बेटा कमाता है लेकिन ये नालायक है ना। जिसमें से ये कमाता है पूरा खा पी जाता है, कुछ नहीं लाता है, और दोनों बेटा एकदम एगो राम एगो लक्ष्मण है ना, ठीक है। ये दोनों कमा के बाप को देते जाता है, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है कि बाप को पैसा देता है, ये कमाया है ना, और खाया है ना। पॉलिटेक्निक के परीक्षा में खत्म हो गया पूरा, है कि नहीं। ये दोनों बड़ी एकदम जैसे कमाया वो जमा करता है, दोस्त जमा करता है दोनों। और ये पापा को 2000 रुपया देता है और ये देता है आपको 4000 रुपया, ठीक है। कमा के पूरा अपना जब तक कमाया मैं, दोनों को हो गया जलन। दोनों भाई को कहा कि भाई देखिए अब हम देखो ये नालायक 1 भी रुपया नहीं देता, हम लोग कमा के कब तक देते रहेंगे। अब जलन तो होबे करता है, आदमी है जलन तो होगा ही, तो हमको बंटवारा कर दीजिए, हम नहीं रहेंगे साथ एक जोड़े, है ना, क्योंकि हम जो कमा के लाएंगे हम अपने जमा करेंगे। अब इसको दे देते फालतू में खा पी जाता सारा। तो अब बाप क्या करता है बताओ, बाप क्या करेगा, कहेगा अरे एक काम करते हैं, ये तो कमा के कहीं दिया नहीं, ये 0 रुपया दिया है, ये 0 रुपया दिया है ना, ये कहीं दिया नहीं, क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, एक काम करते हैं इसको ना, इसको दे देते 2000, 2000 कमाया, 4000 कमाया, 4000 0। क्या ऐसा आप अपने समाज में कभी देखे? नहीं। समाज कहेगा देखिए छोटका बेटा के साथ जाति कर रहा है कि नहीं, कह रहा मतलब ऐसा नहीं होने देगा, समाज होने ही नहीं देगा, कहेगा तीनों को बराबर दीजिए, हैं बराबर दीजिए तीनों को, क्या कहेगा बराबर। भाई तो बाप क्या कहेगा, अच्छा तू तरीका क्या है, तू 2000, अच्छा तू 0 और तू 4000, ठीक है। और क्या वो तीनों है, तीन को देना है, तो ये हो गया आपको 6000, 2000 रुपया नहीं। कहेगा एक काम कर भाई बेटा तू 2000 ले ले चुन्नू, और तू बेटा 2000 मुन्नू ले ले, और सोनू तू हो ले ले 2000, ठीक है। बाप क्या किया यहाँ सबको नजर आया, मीन निकाला है वो एक्चुअल में, बात समझ में आ रहा है, वो क्या कर रहा है, मीन निकाल रहा है। तो इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में मीन हो रहे हैं, मीन हमारे इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में हो रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि वो क्यों किया जा रहा है ऐसा, है ना। तो अच्छा, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मीन की जरूरत क्यों पड़ी हुई है। अब देखो मीन की, जहां भी डाटा बहुत बदलते रहता है, तो आपके प्रिंसिपल के केस वाला जो हम एग्जांपल दिया, आप उसकी समस्या का सॉल्यूशन सुनिए। तो यहाँ पे हम लोग सोचे क्या, मैथमेटिशियन क्या सोचा कि देखिए एक काम करते हैं कि इतना बताने की जो लफड़ा है उससे एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं ना, जितना भी नंबर आया होगा ना, जितना भी परसेंटेज सबको मिला के और सब बच्चा को बराबर परसेंटेज दे देते हैं। तो इसमें सोचा कि कुछ बच्चा का बड़ाई करने, कुछ बच्चा की हिनाई करने, मतलब सबका परसेंटेज पार्टिकुलरली एक एक करके बताएंगे कि इसका इतना परसेंट, उसका इतना, तो बुराई नहीं होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसका बड़ाई हो जाएगा, जिसका कम होगा उसका बुराई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल सोचा क्या, प्रिंसिपल ने मैथमेटिशियन सोचा कि देखिए कि एक काम किया जाए ना, कि इतना बताने में लफड़ा भी हो रहा है
और प्रिंसिपल इस तरह से बताएगा। ओवरऑल हमको जानना क्या है, कोई भी गार्जियन जाता है तो कॉलेज में जानना क्या चाहता है कि कॉलेज का रेपुटेशन पढ़ाई के मामले में क्या है, तो उसको परसेंटेज से पता चलता है कि इतना इतना है, तो ओवरऑल भी बता देगा तो उससे पता चल जाएगा कि कितना बच्चा का परसेंटेज है। तो वो क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या किया ओवरऑल के लिए कि सारा जैसे सारे बच्चे के परसेंटेज जोड़ा और उसमें जितना बच्चा उससे डिवाइड किया, क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो उससे ओवरऑल मान लीजिए उसका आ गया 65% या 70%, ठीक है 70% मान लीजिए ओवरऑल आया। तो वो प्रिंसिपल एक शब्द भी आपके गार्जियन को बोलेगा सिर्फ। और ऐसे भी देखिएगा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाला या फिर देखिएगा कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो होता है स्कूल वो अपना पेपर में दिलवाता है ना, तो अपना परसेंटेज इसी तरह से 70% देगा, इतना 70% रिजल्ट। ऐसा नहीं कि सोनू का इतना, मोनू का इतना, बहुत ज़्यादा ये करके नहीं देता, ज़्यादा रहेगा तो टॉप 5 का रिजल्ट दिखा देता है, बाकी अगर वो रिजल्ट बताएगा तो वो 70% 75% ऐसे बताता है। बात ये क्लियर है। तो वो क्या कहेगा प्रिंसिपल कि मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का रिजल्ट 70% है, वो सिर्फ एक लाइन बोलेगा। इससे क्या वो बताया, वो निकाला पूरा का मीन। क्या निकाला, मीन, जिससे उसका काम हो गया आसान, एक ही बार में पूरा बोल दिया। अब गार्जियन की समझेगा कि 17% एक ही वो बच्चा का नंबर बता रहा है, क्या है, ऐसा नहीं है, वो 70% बताया, इसका मतलब हुआ क्या कि मेरे जितना भी स्टूडेंट है ना उसमें से किसी को पकड़ के उठा लिए सब 70% देगा। क्या देगा, सबका 70, मतलब जैसे बंटवारा ना कि बाप पूरे बेटा को बराबर बराबर पैसा बांट दिया है, प्रिंसिपल अच्छा बच्चा के साथ जाति कर दिया, अच्छा बच्चा के साथ जाति कर दिया। वो क्या किया, जितना भी मार्क्स था ना वो बताते समय सबको बराबर बराबर बता दिया कि सब बच्चा को 70% है। वो क्या बताया, ये बताया वो कि जितना भी बच्चा है ना वो सबको 70%, जैसे हमारे पेरेंट्स जैसे कैसे क्या था, तीनों को बराबर बराबर पैसा बांट दिया था, उसी तरह से प्रिंसिपल क्या करता है, उसके कॉलेज का जितने भी बच्चे का रिजल्ट आया रहता है वो बताते वक्त उसको वो क्या करता है, वो बराबर बराबर बांट देता है, मतलब मीन निकाल के दे दिया सबको बराबर। किसी में से किसी बच्चा को आप उठा लीजिए 70% मिलेगा। अब बात है, मामला यहीं से शुरू होता है, मामला यहीं से शुरू होता है। देखिए ध्यान से, मामला कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ। अब आपको बात ये क्लियर हो गया कि ये क्या निकला, ये 70%। अब इसका क्या हमें मतलब समझ जाए कि सब बच्चा का 70% है। अगर गार्जियन जो भी हो समझदार होगा वो क्या समझेगा, ओवरऑल तो हम समझ गए कि हमारे अगर 70% है तो ओवरऑल किसी अंदाज ये लगा सकते हैं कि ओवरऑल कॉलेज का रेपुटेशन ठीक है, 70% नंबर आ रहा है लगभग सभी बच्चा की अगर बात करें तो 70% अगर आ रहा है, इसका मतलब कॉलेज का रेपुटेशन ठीक है। अगर मान लो दूसरा कॉलेज में जाते हैं वो कहता है कि हमारे यहाँ का 60% है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रत्येक बच्चा का रिजल्ट उठाएंगे तो 60% मिलेगा, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे 70 बढ़ाएगा तो सही है। तो क्या ये इस बात से क्लियर हो गया क्या कि 70% जो रिजल्ट है सभी बच्चा का 70% है? ये सही बात है क्या? नहीं। अगर हम इस बात को और अच्छे से समझना चाहें तो हमें इतना दिमाग लगा सकते हैं इसमें कि देखिए इस कॉलेज के जो बच्चा होगा ना, इस कॉलेज के जो बच्चा होगा उस बच्चा सबका रिजल्ट ज़्यादा आया होगा, किसी का 95 रहा होगा, किसी का 90 रहा होगा, किसी का 80 रहा होगा, है ना। और कम में बच्चा होगा जिसका 40%, 50%, 60%, तब ये पूरा मिला के जब एवरेज निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, मीन निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा। इस बात से ये बात समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा नंबर वाला कम बच्चा होगा, है ना, कम में नंबर वाला ज्यादा होगा तो घट जाएगा पूरा जोड़ जाड़ के डिवाइड करने पर। बात समझ आ रहा है? ये बात क्लियर हो रही है? तो अब देखिए हो, अब एक मामला आता है कि ये वो हो गया लेवल, ये हो गया लेवल। अब इस लेवल से किसी का ज्यादा भी होगा और किसी का कम भी होगा। अब मामलात करेंगे हम लोग मीन समझने के बाद। आप अपेक्षा करते हैं कि आपको मीन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मीन का क्या मतलब है, क्या रियल लाइफ की रिलेशनशिप है और क्यों मीन हम पढ़ते हैं। अब आप मीन, अब इतना ज़्यादा के बाद अब आप जितना आप सोच सकते हो उसके रिगार्डिंग वो सब मीन मतलब क्या, मीन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, वो बात भी क्लियर होगी। अब देखो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही बोलते हैं, कभी कभी हम लोग एवरेज भी यूज करते हैं उसके लिए। तो अब आप समझ गए होइएगा कि जहाँ कहीं भी चेंज की बात की जाती है, मतलब चेंज मतलब कोई चीज़ बहुत बदलता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ एकदम एक एक करके वैल्यू हम ना बता के वहाँ क्या बताते हैं, एवरेज वैल्यू बताते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि मीन का क्या मतलब है और क्यों निकालते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक आगे की तरफ कि जब हम मीन निकाल लेते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक डाटा है, हम लोग चलते हैं डाटा के साथ। हमारे पास एक डाटा है 2, 4, 5, 9, 12. How much is this? 9, 9, 18, 18, 12, 21 and this becomes 11. Okay,
दिस टेकन 11, इट बिकम्स 30, 6, 11 and 20, not 30, 10. Okay, this becomes 10. Okay, ये हम लोग डाटा ले लिए बाबू कि कुछ डाटा ले लिए कि ताकि समझते हैं मीन के आगे की बात भी। तो पहले भी बात कर लेते हैं मीन पे। अब इसमें से हम सबको पता है मीन कैसे निकालना है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा बाबू, इसका मीन हो जाएगा, मान लीजिए ये सब जो है ना क्लास टेस्ट आया हुआ लड़के का मार्क्स है, मान लीजिए 2 आया, 4 नंबर आया, वो 5 आया, 9 आया, 10 आया, ठीक है, किसी क्लास टेस्ट में। अब देखिए इसका अगर हम बात करें जो लड़का का मार्क्स है उसका मीन कितना आया, मतलब एवरेज कितना आया, वो हुआ क्या कि हमसे पूछा गया कि कितना लड़के का मार्क्स आता है, एक एक करके ना बता के एवरेज बताएंगे। तो कितना आ गया, 2 + 4 + 5 + 9 + 10 अपॉन 5, दिस कम्स आउट 6। ओके, 30/5। ऐसा ही हम लोग जुगाड़ करके लिए हैं ताकि ये 6 हो जाए ना, हम लोग जुगाड़ कर लिए कि ताकि आराम से कटने वाला बन जाए। हालांकि नहीं कटने वाला भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं नॉर्मली, तो जल्दी जल्दी हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका 6, ये हमारा आया मीन, है ना। हो अब देखिए मीन कहने का मतलब तो हम समझ रहे थे कि इस वैल्यू से कुछ का नंबर ज़्यादा भी आया होगा और कुछ का कम भी आया होगा। तो अब यहाँ पे एक बात आया कि हमारा जो वैल्यू सब है इससे किधर कुछ बटा हुआ, छितराया हुआ है, कुछ 5-6 से ज़्यादा है, कुछ 6 से कम है। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ डाटा। जो डाटा हमारे पास है उसका क्या हुआ, डिस्पर्सन हो गया। तो डिस्पर्सन में हम लोग करते क्या है, देखिए ध्यान से, डिस्पर्सन को हम लोग निकालते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कितना डिस्पर्स है। तो मीन वैल्यू से देखिए आपके पास हम इसको कह लेते हैं कि भाई x1 डाटा है, ये x2 डाटा है, ये x3 डाटा है, ये x4 डाटा है, ये x5 डाटा है। इस मैथ को स्टैंडर्ड भाषा में कहने का ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखिए मीन से कुछ ज़्यादा भी है और कुछ कम भी है, ठीक है। तो मीन से देखते हैं कि देखिए कितना ज़्यादा और कितना कम है, उसके बात कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग कहते हैं उसको मीन से ज़्यादा और कम को देखने को बोलते हैं डिविएशन। डिविएशन आप जानते हैं कितना से डिविएट हो रहा है, रास्ता से लड़का डिविएट हो गया, मतलब जिधर चलना चाहिए था उससे ज़्यादा आ गया, उससे कम आ गया, डिविएट हो गया, यही कहते हैं ना। सब लोग जाता रहते तो कहते हैं डिविएशन हो गया, इसका सही रास्ता पर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या, जैसे जाना चाहिए था उससे राइट या लेफ्ट हो गया, यही ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिविएशन की। तो एक डिविएशन क्या होता है, यानी डिस्पर्स डाटा का हम लोग निकालते हैं डिविएशन। तो डिविएशन निकालने का तरीका क्या होता है कि पहला कितना से डिविएट कर गया यानी मीन वैल्यू से, वो निकालने के बाद हमारे पास तरीका क्या होता है, xi यानी xy कह सकते हैं x1। एक जनरल तरीका बताया डिविएशन निकालने का। डिविएशन निकालने का जो एक जनरल तरीका होता है वो होता है, डिविएशन निकालने का जनरल तरीका xi माइनस का x बार यानी मीन। और डिविएशन जो होता है मतलब कितना दूरी चला गया, तो कोई लड़का का डिविएशन निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, डिविएशन एक वैल्यू होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम निगेटिव पॉजिटिव ना बोलेंगे, डिविएशन एक वैल्यू होता है कि कितना दूरी पे चला गया, मतलब ये डाटा कितना डिविएट किया। तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, सिर्फ वैल्यू देखेंगे, तो हम ये ऊपर से लगा देंगे मॉड। क्या बात क्लियर है। तो ये एक जनरल तरीका हुआ डिविएशन निकालने का। मीन से कोई भी डाटा या जो हमारे पास जो नंबर है वो लड़का का कितना कम या ज़्यादा आया, इसका मतलब हुआ डिविएशन। अब बात करते हो, चलिए, तो अब डिविएशन हम लोग सब डाटा का निकालेंगे। x1 का डिविएशन कितना हो जाएगा, तो हमारा x1 का डिविएशन हो जाएगा, पहले डाटा का डिविएशन ये कितना हो जाएगा, डिविएशन मान लीजिए हम लोग कहते हैं इसको डेल्टा x1 कह दीजिए, कितना का डिविएशन आया है ना। तो डेल्टा x1 जो है वो x1 माइनस x बार यानी कितना आएगा वो देखिए। तो पहला कौन है, 2 माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। इसको बोलेंगे डिविएशन। क्या पहला डाटा कितना से डिविएट हो रहा है, 4 से। एक लड़का है जो इसका नंबर 2 आया हुआ है, वो मीन वैल्यू से 4 कम है, ये आपका 4 कम है, वो हो गया। डिविएशन कितना का है, 4 का है। डिविएशन बोलेंगे तो कहेंगे कि कितना के वैल्यू से कम या बेसी है। अच्छा, दूसरा डाटा का डिविएशन क्या होगा, इसी तरह से निकाल लीजिए, क्या आएगा, फोर माइनस सिक्स कितना आएगा। तीसरा डाटा का डिविएशन क्या आएगा, अब बताइए चौथा डाटा का डिविएशन कितना आएगा, कितना माइनस है, 9 माइनस 6 यानी 3।
अच्छा हो चौथा डाटा, पांचवा डाटा का डिविएशन बताइए। x5 माइनस का x बार कितना आएगा वो 10 माइनस दिस कम्स आउट 4। ओके, अब बात ध्यान से सुनिए इस चीज को, ये आया डिविएशन, ये आया डिविएशन। अच्छा अब देखिए इस डिविएशन को तो हम समझ गए कि ये डिविएशन आया था। फिर अगर हमसे पूछे, देखिए पहले हम लोग पहले सीखे क्या कि कोई भी लड़का इतना ये नंबर लाया तो उससे पूछा गया कि भाई बताइए कि आपके क्लास में टेस्ट हुआ था कितना नंबर आया, तो हम कहेंगे मोहन को 4 2 ऐसे नहीं बताएंगे, मीन बताएंगे, कहेंगे कि हमारे क्लास का आज नंबर रहा 6। ठीक है, अब बात आ गया कि जब हम लोग बात कर लिए कि अच्छा अब तो मीन 6 बता दिए, तो अब कितना कम है कितना बेसी आया था, फिर उसको बताएंगे कि मोहन देखिए 4 से डिविएट कर गया, देखिए सोहन 2 से डिविएट कर गया। क्या ऐसे बताना ठीक नहीं रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिविएशन को भी मीन के फॉर्म में ही बताने की कोशिश करेंगे, किसके, मीन के फॉर्म में। अच्छा मतलब कुल मिला के इसका मीन ही निकालना सही है। तो हम लोग क्या किए, ये जो डिविएशन है यानी जो डिस्पर्सन हुआ है डाटा का, किससे डिस्पर्सन, किससे पता चला, डिविएशन से। डिस्पर्सन किससे पता चला, डिविएशन, मतलब कितना कितना दूरी पे डिस्पर्सन किससे पता चला, डिविएशन से, कि ये डिस्पर्सन है कि कितना दूरी पे चला गया और ये इतना से डिविएट हो के गया। क्या बात ये क्लियर है। अच्छा चलिए आइए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिविएशन के बारे में जो बात किए, तो आपको डिस्पर्सन के बारे में जब हम बताए थे तो डिस्पर्सन को समझाए थे कि बाबू देखिए डिस्पर्सन मतलब का जो डाटा और डिस्पर्सन का जो डाटा का जो डिस्पर्सन होता है, मतलब जो फैलाव होता है, उसको निकालने का 3 वे जनरली हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। एक जो तरीका होता है वो रेंज का, ठीक है, रेंज का, और एक वेरिएंस का, और बाबू एक स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन SD का हो। देखिए रेंज के बारे में आपको बता दे, तो इससे जो डाटा का डिस्पर्सन हम निकालेंगे तो कुछ भी नहीं होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारा डाटा को, डिविएशन को। ये जो था एकदम एक नॉर्मल तरीका होगा, हाई में से लो, इसी के बीच में डिस्पर्स रहेगा, तो ये उतना बढ़िया एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हम अपने डाटा के लिए अगर रेंज की बात करें, पहला डिविएशन का तरीका की बात करें, तो वो डाटा के लिए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू कितना है, देखिए तो हाईएस्ट 10 है, लोएस्ट कितना है, तो इस 1 मिनट, हाईएस्ट कितना है 10 और लोएस्ट कितना है 2, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा 8, रेंज कितना आ जाएगा 8। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे वेरिएंस के लेके। हो देखिए वेरिएंस कैसे डिफाइन किया गया, जरा देखिएगा। वेरिएंस को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर से, ये भी एक सिग्मा का सिंबल है ना। तो सिग्मा स्क्वायर से, एक सिग्मा जो हम यूज करते थे वो समेशन के लिए यूज करते थे, याद कीजिए ये वाला सिग्मा है ना, और ये समेशन के लिए यूज करते थे। ये सिग्मा हम किससे डिनोट करेंगे, इसको वेरिएंस को, और सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस के लिए यूज करते हैं। कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सिग्मा स्क्वायर। अच्छा जो वेरिएंस दूसरा जो आपका जो दूसरा ये तरीका है, वो सब आदमी हम लोग इससे पहला वेरिएंस पढ़े हैं और सबको पता है कि वेरिएंस जो होता है बाबू, वेरिएंस जो निकालने का जो तरीका होता है वो कुछ नहीं होता है, xi माइनस का x बार का होल स्क्वायर का समेशन पूरा का जोड़, ठीक है, डिवाइडेड बाई जितना है संख्या में n, ये तरीका होता है। और बच्चा पढ़ा हुआ था क्या, i इक्वल टू 1 to n, ये तरीका सब ये फॉर्मूला याद किए होता है। अब जाके उस बच्चा से ये पूछ लीजिए कि तुम वेरिएंस जो निकाला है, वेरिएंस मतलब जो कितना से वेरी कर रहा है, उसमें तुम ये तो घटाया तो हम समझे कि तुम डिविएशन निकाला, ये क्या किया बताओ तो बाबू, ये क्या था, डिविएशन। तो हम समझ में आया हमको कि भाई वो डिविएशन निकाल रहा है। लेकिन उस बच्चा से पूछिए कि तुम स्क्वायर काहे किया, जो डिविएशन हुआ तो डिविएशन तो तुम निकाल लिया, डिविएशन का स्क्वायर का है फॉर्मूला में तुम यूज किया। स्क्वायर का क्या मतलब, तुम्हारे डिविएशन तुम तो समझ गया कि वेरिएंस, तो समझेगा कि वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है। भाई वो वेरिएंस कहता क्या है एक्चुअल में, ध्यान सुनिएगा। स्क्वायर क्यों, देखिए कुछ नहीं, आप ध्यान से देखिएगा तो आप कुछ आपको एकदम आराम से लगेगा। क्या है देखिए ध्यान से, इसको ये फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस का। अब ये क्या कहता है, इसका एक्चुअल मीनिंग समझिए रियल में, और ये क्यों करते हैं, स्क्वायर क्यों कर दिए हम, इसका मीनिंग समझिए। देखिए ये क्या है, गौर से देखिए तो इसको,
ये है डिविएशन, ये है डिविएशन का स्क्वायर, और ये जो है जितने भी डिविएशन का स्क्वायर करके जो आया उसका क्या है, सम है, जोड़ है, उसका है ये मीन। नहीं, जब n से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डिविएशन के स्क्वायर का सम का मीन है कि नहीं। डिविएशन के स्क्वायर का सम का क्या क्या मीन निकाले, यही नहीं कि। लेकिन ये स्क्वायर क्यों किया, हमको तो अगर डिविएशन का, हमको नॉर्मल अगर समझना रहता डिविएशन का, तो हम डिविएशन का मीन निकाल लेते। नहीं, डिविएशन का मीन निकाल लेते। हमने क्या किया, डिविएशन के स्क्वायर का सम का मीन निकाला। बात समझ में आ रही। तो ये क्यों स्क्वायर किए, देखिए स्क्वायर करने के पीछे रीजन, वजह क्या है। सो देखिए, ये होता है वेरिएंस, अभी ध्यान रख लीजिए। और नॉर्मली आप आराम से हम निकालेंगे भी, जो डाटा आपको लिखे उसके लिए वेरिएंस निकालेंगे भी। देखिए क्यों करते हैं वेरिएंस, सो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में ये स्क्वायर करने के पीछे जो वजह है हमारी ये है कि अगर हम ये xi में से अगर x बार घटाते थे तो वो हमारा निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग सोचे क्या किया जाए, इसको स्क्वायर कर दिया जाए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये एक पॉजिटिव टर्म बनेगा। नहीं, जैसे ध्यान से सुनिए ना, अब जैसे मान लीजिए घटाने पर हमारा इसका मॉड नहीं लगाया तो उसमें देखिए, उसमें मॉड लगा के डिविएशन केवल निकाले। मान लीजिए ये जो xi माइनस x करेंगे तो ये तो आपका कितना दूरी है वो पता चल जाएगा मीन वैल्यू से, यही नहीं निकलेगा, मीन वैल्यू से कितना दूरी है वो पता चलेगा। कभी निगेटिव में आएगा, कभी पॉजिटिव में आएगा। तो हम लोग सोचे क्या कि एक तरीका बनाते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये निगेटिव खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा मिला कि जब स्क्वायर किए तो निगेटिव खत्म हो गया। पहला एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये मिला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मिला हम लोग को यहाँ से यूनिक, कि देखिए स्क्वायर करने पर जो वैल्यू होता है वो मैग्नीफाई हो रहा था। क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए कि हमारा डिविएशन, देखिए ध्यान से, हमारा डिविएशन कितना है बताइए, ये x1 x2 x3। अगर अभी 4 का डिविएशन है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, एम्पलीफाई मतलब मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाना। क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है। तो अब हम लोग क्या किए, इसको एम्पलीफाई करके तब उसका अगर मीन निकालते हैं तो ये जो वेरिएंस है ना वो उतना अच्छे क्वालिटी से भी, वो भी डीप, मतलब वो उसको हमको जो हमारा वेरिएंस जो था, डिस्पर्सन था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंक्लूड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। क्योंकि हम ये स्क्वायर करके एम्पलीफाई कर देते थे पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, और फिर उसका मीन निकालते थे, तो उतना अच्छा हमारे लिए नहीं हो पा रहा था। तो जाके हम लोग क्या किए, जो हमारा ये डाटा है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन है, हम लोग वेरिएंस है, उस वेरिएंस को क्या किए, स्क्वायर को हटाने के लिए, एम्पलीफाई को हटाने के लिए फिर से इसके ऊपर एक रूट लगा दिए, ताकि जो वैल्यू है वो स्क्वायर गुना ना होकर फिर रिड्यूस हो जाए। तो वहाँ से आया स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखिए, अब बात करते हैं कि चलिए अभी एक बात, दो बात क्लियर हो गई हुई यहाँ से कि बाबू देखिए कि ये क्यों करने गए, क्योंकि हम चाहते थे निगेटिव ना रहे उसके लेके। दूसरा कि एम्पलीट्यूड मैग्नीफाई जब हो जा रहा था तो हमारा डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा जो डिस्पर्सन है वो ज़्यादा दिखता था। तो हम लोग, इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको पता चले कि देखिए ये हमारा सीमा है और आपको पता चल रहा है कि हमको कहाँ से कहाँ तक नहीं जाना है, तो उससे क्या होता है कि आप एक सेफ जोन में रह सकते हैं। फिर से सुनिए, मान लीजिए ये मीन है, उससे आपको दिखता है कि देखिए एक मीन है, ठीक है, ये वैल्यू आपका मीन है, ठीक है, ये मीन वाला पॉइंट है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा डाटा यहाँ से यहाँ तक बिखर सकता है, तो आप इसका लिमिटेशन है, मतलब गिर सकता है, इधर बढ़ सकता है इतना, गिर सकता है इतना। तो जिससे कि आप एक सेफ जोन में रहिएगा, जिससे आप एक सेफ जोन में रह पाइएगा और आपका काम हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जो म्यूचुअल फंड वाला नाम जब सुन रहे होइएगा तो आपको एक पता है कि मीन वैल्यू हमारा ये है, इससे हमारा पैसा कहाँ तक जाके गिर सकता है और कहाँ तक हमको प्रॉफिट हो सकता है वो आपको पता रहेगा। तो आप उस सेफ जोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, फ्लक्चुएशन पता रहेगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, देखिए तो जो हमारा ये मीन, अब चलिए अब बात करते हैं वेरिएंस निकालने की। सीख लो, ये सब चीज़ें सब आएगा आगे पूरा, वेरिएंस निकालने की। तो कैसे निकालोगे वेरिएंस, निकाल लो भाई जो डाटा। तो आप क्या करोगे, पहले xi बट्टा जो आपका xi बट्टा ये डिविएशन उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो उसका स्क्वायर करो। चलो डिविएशन क्या है, ध्यान से देखो तो डिविएशन क्या है, ये वो डिविएशन कितना है
4 है, एक 2 है और एक 1 है और एक 3 है और एक 4 है। चलो एक एक करके स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर। किससे क्या करना है? 4 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर। ये डिविएशन का स्क्वायर हो रहा है ये वाला। अच्छा, और फिर 3 का और फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो गया क्या? सिग्मा एक्स आई एक्स बार का होल स्क्वायर का सम। यही ना हुआ? ये पूरा हो गया काम। क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? ये सब आप पहले भी कर रखे हैं नहीं? और इसका सम को क्या करें हम? डिवाइड कर दे n से। कितना है? 5। तो ये क्या आएगा? डिविएशन। ये आएगा डिविएशन। देखिए कितना आ रहा है। क्या माइनस सर? क्या माइनस? माइनस वही है, मीन की है, माइनस मीन। माइनस मीन? अरे ये वही तो यार, देखो यहाँ ध्यान से। ये क्या किए हैं? एक्स आई बटा मीन ये पहला निकला, x2 बटा मीन दूसरा निकला, x3 बटा मीन तीसरा निकला। ये डिविएशन है। ये तो डिविएशन है। वो करना क्या? डिविएशन का स्क्वायर करना है। तो हमारे पास जो डिविएशन है, हो गया उसका स्क्वायर आ गया। हाँ, उसी का ना स्क्वायर किए। ये क्या कह रहा है? ये पहले इस टर्म को समझिए। ये है डिविएशन, ये है डिविएशन का स्क्वायर और उस पूरा का जोड़ना। देखिए पहला डिविएशन इतना था, इसका स्क्वायर। ये दूसरा डिवीजन इतना था, उसका स्क्वायर। तीसरा डिवीजन इतना, उसका स्क्वायर। चौथा डिवीजन इतना, उसका स्क्वायर। और फिर क्या करना है? सबको सम करना है नहीं? और उसके बाद n जितने नंबर है उससे क्या करना? डिवाइड करना। तो अब बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 46 अपॉन 5 कितना? 9.2 एग्जैक्टली। हमारा जो वेरिएंस आया है वो आया कितना? 9.2। अब देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा अब ये यहाँ तक वेरिएंस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वेरिएंस कैसे निकालते समझ में आया? कुछ नहीं करना है। देखिए कितना आसान फॉर्मूला है, आप समझो इस सब। पहले मीन से निकालेंगे डिविएशन सबका कि कितना से डिविएट किया। डिविएशन सबका स्क्वायर कर देंगे और सबको जोड़ के और जितना नंबर आएगा उसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वेरिएंस मिल जाएगा। और देखिए चूंकि वेरिएंस में स्क्वायर किए थे तो वो उतना बढ़िया बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था हमारे डाटा के डिस्पर्सन को। उससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। चूंकि स्क्वायर किए थे तो इसके आगे जब हम वेरिएंस के ऊपर एक रूट लगा देते हैं, ये है वेरिएंस, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? रूट। जब लगा देंगे ये हमारे दोनों तरफ क्या लगा देंगे? रूट। तो ये हो जाएगा सिग्मा और ये आ जाएगा क्या? रूट अंडर। और वो क्या होगा? एक मिनट, इधर साइड में करते हैं। ये हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ जब रूट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। और ये हो जाएगा क्या? रूट अंडर सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और इसका नाम होता है, ये जो है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एक बात और भी हम बोल सकते हैं इस दोनों के रिश्ता से कि जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, डिविएशन जो आपका होता है वो क्या होता है? रूट ओवर वेरिएंस होता है। रूट ओवर वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? रूट अंडर वेरिएंस। तो एक काम करो, आप लोग इन सारी चीज़ों को जिस तरह से संक्षेप में पढ़ाया गया है उसी तरह से संक्षेप में नोट कर लीजिए, है ना, ताकि आपको ये काम आएगा आगे। तो बात कर लेते हैं कि हम लोग अब यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए स्टैंडर्ड। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो कि आपको कोई पढ़ाते वक्त शुरू भी नहीं करेगा डायरेक्ट। वहाँ से कहाँ से शुरू होंगे? हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू होते हैं। हम एक बार क्विक रिवीजन का हम लोग के लिए हम लोग इसको देख ले रहे हैं ताकि आपके अंदर ये ना रहे कि वेरिएंस डिविएशन क्या होता है ना। तो ये ध्यान से दीजिए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? रूट अंडर वेरिएंस। अब ध्यान, अब इसे याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी नहीं, रूट अंडर वेरिएंस। तो अभी बताइए कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस जो आया है 9.2 आया है। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना जाएंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालना जाएंगे दोस्त तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी से यूज करेंगे या फिर इसके लिए सिग्मा यूज करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। तो ये क्या होता है? रूट अंडर वेरिएंस होता है, रूट अंडर वेरिएंस। अब दोस्त रूट अंडर वेरिएंस करेंगे तो ये बताइए ये कितना आ जाएगा? 9.2। इसका कितना आ जाएगा एग्जैक्टली?
3.033। ओके, ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब ध्यान से देखिए क्या किए, कुछ भी नहीं, एकदम आसान तरीके से देखो, डाटा है, डाटा का निकाले मीन, मीन से देखिए कितना दूरी पे है तो वो हुआ डिविएशन, डिविएशन जो आया उस सबका स्क्वायर करके जोड़ के और जितना उसे डिवाइड कर दिए तो वो निकला वेरिएंस, और वेरिएंस का जब रूट कर दिए तो वो निकला स्टैंडर्ड डिविएशन। कितना आसान। और नहीं में मान लीजिए फ्रीक्वेंसी वाला डाटा रहता तो बस FI से मल्टीप्लाई करते चले जाते, नहीं, बहुत ही सिंपल। जैसे कि आपको सिंपल देते थे कि x1 x2 x3 का मीन निकालिए तो आप कहते थे x1 x3 x4 प्लस x5/5। अगर आपको कहते थे क्या कि x1 का फ्रीक्वेंसी 3 है तो फ्रीक्वेंसी से xi FI करके निकालते थे, वही काम करते थे। तो बहुत ही आसान है। अभी आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तीनों। एक शब्द और हम लोग डिफाइन करते हैं, कभी कभी आपको मिल जाएगा देखने को, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक शब्द और डिफाइन करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये दो अलग अलग डाटा सेट को कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। ये हम लोग को यूज में तो नहीं आता है, लेकिन जितना भी जो म्यूचुअल फंड ये सब जो खेलता है उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दो अलग अलग डाटा सैंपल को कंपैरिजन करने में मदद करता है। तो ये निकालते कैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? इसको निकालने का तरीका ये होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कुछ नहीं कीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर दीजिए मीन वैल्यू से। स्टैंडर्ड डिविएशन को किससे डिवाइड कर दिए? मीन वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, SD डिवाइडेड बाय मीन। जो डाटा का मीन निकाले उससे डिवाइड कर दिए SD को, और यही परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहते तो इंटू 100, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप देख लीजिए कितना आसान है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। और ये दो डाटा अलग अलग डाटा सेट को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग के यूज में तो कम ही आता है, जनरली वही बताया कि म्यूचुअल फंड ये सब वाले जो होते हैं वो लोग जितने भी डाटा एनालिस्ट सब होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एक्चुअल में आपको बताया कि डाटा एनालिसिस का अपना एक ब्रांच है, जैसे कि जैसे आप लोग पढ़ते हो मैकेनिकल, एक डाटा एनालिस्ट आजकल एक अलग इंजीनियर होता है, खाली डाटा पर इसी तरह का काम सब करता है ना। तभी तो बोले थे कल कि कपड़ा एक बार घूम के आ जाओ तो तुमको मिल जाता, तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मेहनत करता है उसके लिए ये लोग। और ये अपने आप में एक बहुत नया सब्जेक्ट है, आपको एक पेपर मिलेगा पूरा पढ़ने के लिए डाटा एनालिसिस का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जरा सा इसको समझने का। ठीक है, अब देखिए एक बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। हम लोग थोड़ा SD को समझने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को, SD है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, SD को देखिए ग्राफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें नॉर्मली, तो मान लीजिए हम ऐसा ही होगा कुछ, ये मान लीजिए ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ग्राफ गौर से देखिए तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, मीन वैल्यू, क्या है, मीन वैल्यू। अब ऐसा ही होगा कि इस वैल्यू से कुछ कम वैल्यू होगा और कुछ ज्यादा वैल्यू होगा, यही होगा। लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, तो जो हम लोग देखेंगे कि मीन वैल्यू से ज़्यादा और कम, तो जो हमारा ये ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके से अपना एक तरफ जो आपका घटाएंगे तो एक निगेटिव डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो हम लोग डिविएशन देखेंगे तो एक बार निगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम लोग क्या कह रहे थे कि जो हमारा डिविएशन होता है वो कैसा होता है, हम केवल वैल्यू देखते हैं डिविएशन का, डिविएशन का क्या देखते हैं, वैल्यू। क्लियर? तो अब देखिए ध्यान से इस चीज को कि हम लोग एक काम स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या किए, जैसे कि होता क्या है कि इतने, देखिए एक स्टैंडर्ड डिविएशन में ये, अब जब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो जो इतने रीजन होता है ये, इसको बोलते हैं 68% रीजन। फर्स्ट जैसे ये मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू से आप चले जाइए, अच्छा एक मिनट हो, आप पिछले वाले के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं निकाले, आप लोग को निकालने आ जाएगा, दोनों मीन आपको पता है और स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, ये है मीन वैल्यू, ठीक है। इस मीन वैल्यू से जितना आपका ये मीन वैल्यू हुआ, कितना आया था हमारा मीन वैल्यू, जितना 6 आया था ना,
हाँ, मीन वैल्यू से आप जितना लेफ्ट में जितना स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आया उतना लेफ्ट में जाइए और उतना ही राइट में आइए, तो इस तरह का जो कर्व बनता है उसका 68% एरिया ये कवर करता है। ठीक है, देखिए ये आपका मीन वैल्यू हुआ। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया था आपका? 3.003। इधर क्या है? 3.003। जितना आप मीन वैल्यू से लेफ्ट गए उतना ही राइट गए, तो ये जो एरिया का जो रीजन होता है ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या है? ये आपका मीन वैल्यू है। ये है आपका मीन वैल्यू, ये है आपका मीन वैल्यू, ये है मीन वैल्यू। यहाँ क्या हुआ? फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये 68% एरिया कवर कर लेता है। अब इसका क्या मतलब है आपको अलग से बताएंगे, बट पहले ये देखो, मीन वैल्यू से एक स्टैंडर्ड डिविएशन आप लेफ्ट जाओ, एक स्टैंडर्ड डिविएशन आप राइट जाओ, तो वो आता है आपका 68% एरिया कवर करता है। इस तरह के ग्राफ का इसका क्या मीनिंग है वो आपको क्लियर करेंगे अभी जस्ट। दूसरा क्या है, ये ग्राफ कुछ ऐसा ना हो कि ग्राफ हल्का ये रहता है, सटा हुआ नहीं रहता। चलिए, दूसरा ये है कि जब इसको दो गुना आप स्टैंडर्ड डिविएशन आप करते हो, जैसे देखा ध्यान से देखो, यहाँ ये स्टैंडर्ड डिविएशन इतना हुआ, देखिए मीन वैल्यू से स्टैंडर्ड डिविएशन इधर आया, राइट गया, लेफ्ट गया। अब देखिए 2 गुना कर लीजिए, 2 गुना क्या किए? 2 गुना 2 सिग्मा। अब गुना करने के बाद जो आएगा वो पॉइंट का नाम लिख देंगे, 2 सिग्मा, यानी 3 इंटू का 066, यही आएगा। क्या आएगा? 6.006। ये क्या आएगा? 6.006। ये जो आपका होता है, ये पूरा एरिया जो होता है, ये पूरा एरिया जब कवर होता है, ये पूरा एरिया इतना, जब 2 सिग्मा पे आप देखते हैं तो वो जो एरिया होता है वो 95% रीजन कवर कर लेता है, 95%। अगर आप इसको 3 सिग्मा से देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, 3 सिग्मा यानी 3 स्टैंडर्ड मीन वैल्यू से कितना वेरिएंस, कितना डिस्पर्सन? 3 सिग्मा। मीन वैल्यू से 3 सिग्मा, कम और ज़्यादा दोनों होता है, तो ये होगा 3 सिग्मा। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 9.009, 9 पॉइंट, यहाँ भी उतना ही, चूँकि सिमेट्री रहता है दोनों साइड, तो ये 9 पॉइंट क्या होगा? 9.009, यानी ये हुआ 3 सिग्मा। ये जो है आपका पूरा मिला के नहीं 99.7% एरिया कवर कर लेता है। ये तीनों बात आपको याद रखनी है मेजरली। अब इसका क्या यूजफुलनेस है हम अभी क्लियर करते हैं एक प्रॉब्लम समझा के कि कैसे इसका क्या यूजफुलनेस होता है। अभी आपको इतना समझ में आया कि एक मीन वैल्यू से अगर 1 सिग्मा लेफ्ट और राइट करेंगे तो जो रीजन बनेगा कितना परसेंट होगा? 68%। इस और 2 सिग्मा करेंगे 95%, और 3 सिग्मा करेंगे तो इसको 68, 95, 99.7 रूल भी कहते हैं इसको, एक है ना। अब कहोगे सर इस सब का क्या आलतू फालतू ये सब पढ़ा रहे हैं, उसका क्या रूल है, ये क्या चाहते हैं? भाई इसी चीज़ की फ्लक्चुएशन को स्टैंडर्ड डिविएशन को देख के कोई म्यूचुअल फंड ये करता है कि अपना कि कहाँ उसकी कितनी सेफ्टी कितनी है, वो इसी चीज़ को देख के करता है। अब ये कैसे करता है, तो चलिए एक प्रॉब्लम हम आपको लिखाते हैं और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको ये बात समझ में आएंगी कि इसका यूजफुलनेस कैसे होता है। आगे चल के आपको इसी पे बेस्ट एकदम ग्राफ दिया रहेगा, इसी ग्राफ पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होंगे, तो आपको इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं कि हम अपने जो पढ़ना है उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, बस आपको इस तरह के अप्रोच में ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो आइडिया है, थॉट है, उस तरह से जुड़ पाए। देखिए इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में, इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में, चलिए नेक्स्ट पेज में करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन अ टेस्ट, एक क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट एवरेज टेस्ट टेकिंग टाइम, एवरेज टेस्ट टेकिंग टाइम 90 मिनट है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन
वो आपका 20 मिनट है। हो तो देखिए यहाँ तक देख लीजिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन 20 मिनट है। हम जल्दी जल्दी में आपको नोट कर दिए, वीडियो पॉज करके देखिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फिनिश द टेस्ट अंडर 50 मिनट। आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट ऐसे बच्चा होगा जो टेस्ट अंडर 50 मिनट फिनिश करेगा। अच्छा होगा, आप एक काम कीजिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। दूसरा बात आपको हम समझाते हैं कि कैसे ये पहले मामला को समझिए कि कह क्या रहा है। वो देखिए क्लास होता है, क्लास में बच्चे भी होते हैं, और क्लास में जब स्टूडेंट रहते हैं उस स्टूडेंट वो लोग टेस्ट देता है, और टेस्ट देता है तो टेस्ट की जो कोई बच्चा देखिए, अगर मान लीजिए टेस्ट तो कोई बच्चा 70 मिनट में दे देता है, कोई 50 मिनट में दे देता है, कोई 100 मिनट में देता है, कोई 120 मिनट में देता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, ऐसे सबका अपना अपना होता है। तो हम लोग क्या गया इस क्वेश्चन में, कहा कि देखिए एवरेज बच्चा जो है, एवरेज बच्चा 90 मिनट में टेस्ट कंप्लीट करता है, ठीक है। अब बाकी जो है 20% बच्चा जो है, मतलब 20 मिनट का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब 20 मिनट मेन वैल्यू से लेफ्ट और राइट होता रहता है, ये कहा। और तब पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि कितना परसेंट ऐसा बच्चा होगा उस टेस्ट में, टेस्ट होगा तो उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा ना, तो उसमें से कितना परसेंट ऐसा स्टूडेंट होगा विच फिनिश द टेस्ट अंडर 50 मिनट, जो 50 मिनट में टेस्ट फिनिश कर। अब होता है कि टेस्ट में कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जो तेज होगा, और तेज होगा तो 90 मिनट से क्या करेगा, पहले ही फिनिश कर लेगा, नहीं 50 मिनट में फिनिश कर लेगा, कोई 30 मिनट में फिनिश कर लेगा, कोई 20 मिनट में फिनिश कर लेगा, तो ऐसे बच्चे होंगे। क्लियर। तो हमको उसी बच्चा की संख्या बतानी है कि कितना होगा, यानी कितना परसेंट बच्चा होगा। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो पढ़े अभी स्टैंडर्ड डिविएशन वाले मामला, हमको पता चल गया था कि मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, तो हम लोग जो आपको एक ग्राफ सिखाए हैं, जो ग्राफ स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो हम लोग यूज करने वाले थे, ये ग्राफ जो सिखाया, इसमें हमारा ये था मीन वैल्यू, मीन वैल्यू नहीं मीन। बताइए तो मीन कितना है, मीन वैल्यू हमारे लिए, मीन वैल्यू है 90 मिनट का, ठीक है। अच्छा मीन वैल्यू 90 मिनट का। अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा होता था पहला, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जो बोलते थे, ये लेफ्ट और राइट जो हमारा होता था वो कितना परसेंट एरिया कवर करता था, 68%। ये आप देखिए 20, अच्छा 90 और 20, देखिए 90 और 20, इधर क्या होगा 20 घटेगा तो 20 क्या हो जाएगा, ये 90 में से 20 जाएगा तो 70 मिनट इधर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, हो जुड़ेगा तो 110, ये हो जाएगा हो 110 मिनट, ये हो जाएगा हमारा 110 मिनट। ये पहला। ई वाला रीजन पूरा कितना हो जाएगा, 68%, ठीक है। मतलब 70 से 110 मिनट के बीच की बात अगर कीजिएगा तो 68% बच्चा टेस्ट फिनिश करता है, ठीक है। जितना भी बच्चा होगा उसका 68%, ओके। अच्छा अब बात करिए, जब सेकेंड डिविएशन आप निकालते थे, सेकेंड 2 इंटू सिग्मा करते थे, 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो कितना आता था वो एरिया, कितना आता था, अच्छा आप 20 और घटाएंगे, सेकेंड 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये 70 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो 50 मिनट। ये कितना हो जाएगा, हो 130 मिनट, नहीं। ये पूरा रीजन कितना हो जाएगा, हो ये पूरा रीजन कितना हो जाएगा, 95%। अब हम अगला वाला वो और करते थे जो होता 99.7%, जो कि नहीं करेंगे यहाँ। काहे नहीं करेंगे, कारण ये है कि जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसके बाद वाला हमको चाहिए, हमको कौन एरिया चाहिए, सो देखिए हो ई वाला जो रीजन है पूरा ना, ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है पूरे एरिया में जितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसमें से 68% इतना के बीच लटक जाता है ना। 95% स्टूडेंट 50 और 130 मिनट के बीच अपना कॉपी जमा कर लेता है, टेस्ट दे देता है। हमसे जो पूछा गया उस पर बात कीजिए। हम लोग से क्या पूछा गया है कि 50 मिनट से कम में टाइमिंग में देने वाला स्टूडेंट, तो इसी एरिया का स्टूडेंट होगा ना। 50 मिनट से कम टाइमिंग में जो टेस्ट फिनिश करेगा वैसे स्टूडेंट, तो वो होगा इस एरिया का स्टूडेंट, ठीक है। अब बताइए कि हमको जो रिमेनिंग एरिया मिलेगा है ना, रिक्वायर्ड एरिया, वो एरिया कैसे मिलेगा। देखिए ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया 100%, पूरा एरिया टोटल स्टूडेंट मतलब 100%,
इसमें से अगर हम 95% घटा लेंगे तो हमको ये दोनों एरिया मिल जाएगा एक साथ, क्योंकि पूरा एरिया 100 है, इतना हमको पता है, तो निकालेंगे तो ये बच जाएगा। सिमेट्री से हमारा इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, मतलब रिमेनिंग हमें एरिया कैसे मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा, रिक्वायर्ड रीजन जो हमारा होगा, जो 50 मिनट से कम में फिनिश करेगा वो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस हो 100 पूरा है, उसमें से कितना घटा दे 95%, और चूंकि दोनों इक्वल, दोनों साइड इक्वल सिमेट्री है तो दूसरे डिवाइड, कितना आएगा 5% बाई 2 यानी 2.5%। मतलब क्या इससे निकल के आया, मतलब ये आया कि पूरे जितना भी, देखिए ध्यान से, पूरे स्टूडेंट में से 2.5% स्टूडेंट ही ऐसा होगा जो 50 मिनट या उससे कम टाइमिंग में, अंडर 50 मिनट है, 50 मिनट से कम टाइमिंग में वो पूरा टेस्ट फिनिश कर देगा, 50 मिनट से कम टाइमिंग में टेस्ट फिनिश कर देगा। तो मतलब होता है ना क्लास में 2-4 तेज स्टूडेंट है जो 50 मिनट से कम में टेस्ट फिनिश कर दे, तो उसी के बारे में पूछ रहा था वो। अब बात कीजिए, अब हमसे आप एक काम कर लीजिए, अब हमको ये देखिए, ये पूरा हम परसेंटेज में बताया है, अब एग्जामिनर से आप ये पूछ लीजिए कि सर आप बताइए कि कैसे स्टूडेंट पे आपको पूछना है कि क्या वो स्टूडेंट पास कर जाएगा, तो वो कहेगा देखिए 200 स्टूडेंट क्लास में है और उसमें से हमको बता दीजिए कितना 50 मिनट से कम में फिनिश कर लिया, तो कहेंगे 200 का 2.5%, अच्छा 2.5% निकाल देंगे फटाफट, ये कितना हो जाएगा 2.5%, इसका कितना आएगा 5 स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, तो पूरे 200 स्टूडेंट इस पूरे रीजन में है, जिसमें से मात्र 5 स्टूडेंट ही होगा जो 50 मिनट से कम में टाइम में सवाल को फिनिश कर देगा। क्या यह बात समझ आ रहा है? अगर हमसे कह देता कि 50 मिनट से, देखिए हमको अगर कह देता कि देखिए आप 50 मिनट से 130 मिनट के बीच कितना फिनिश कर देगा, तो हम कहते कि इसके बीच कितना 95%, तो इसका 95% निकाल देते। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सारी बात? तो दोस्त ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का कमाल, जिससे कि आप किस तरह से डाटा को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाते हो बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डिविएशंस, है ना। तो ये था स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मीन, इस सब के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है उसको भी समझने की कोशिश किए। ऐसे एप्लीकेशन बहुत आपको मिलने वाले हैं आगे चल के, बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ को हम अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन ये था आपके लिए एक ट्रेलर का काम करेगा, है ना। ये था ट्रेलर, अब फिल्म चलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको अभी तक जो पढ़ाया गया हुआ सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला सब क्लियर हो गए होंगे और बेसिक आइडिया एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी शुरुआत जहां हमको इस तरह के कॉन्सेप्ट सब देखने को बहुत सारे मिलेंगे, और आप अपने वाइड लेवल माइंडसेट के साथ रेडी रहिए। इसमें जो संकुचित माइंडसेट के बच्चे होंगे उनको काफ़ी बोरिंग तरीके की बात ये सब फील है, क्योंकि आप पहले बोले कि प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वर्जन है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आप देखें कि कितना मजेदार कॉन्सेप्ट इससे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप रिवाइज करने के साथ हमारे साथ जुड़िए नेक्स्ट लेक्चर में। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।